I have a better way to portray reasoning. Come on the screen directly. See, as we are speaking, reasoning is an easy and doable scoring portion in your APCAT exam. सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन बोलोगे तो रीजनिंग ही होगा. अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ओवर कॉन्फिडेंस पे कि आता है, रहने दो, जाने दो, छोड़ो, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन मैथ्स, जीके, इंग्लिश. नो डाउट अबाउट इट. लेकिन यू नीड टू हियर 4 स्टेप्स इनिशियली. किसी भी एक फ्रेशर स्टूडेंट को अगर 80-90% एक्यूरेसी चाहिए रीजनिंग में, तो सबसे पहला स्टेप है उसे टॉपिक पता होना चाहिए कि रीजनिंग में आता क्या है. देखो, रीजनिंग आर, कह सकती हो, स्मॉलर वर्जन ऑफ योर साइकोलॉजिकल टेस्ट. दे आर इजी, बट वो तुम्हारे ब्रेन स्टेटस और ब्रेन रिस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा अच्छे से समझता है. तो सबसे पहले तुम्हें टॉपिक पता होना चाहिए कि AFCAT पूछ क्या रहा है. लाइट रिलेशन टेस्ट पूछ रहा है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पूछ रहा है, क्यूब पूछ रहा है, डाइस पूछ रहा है, एम्बेडेड फिगर पूछ रहा है, वेन डायग्राम पूछ रहा है, डॉट फिगर पूछ रहा है. एक बार तुम्हें टॉपिक पता चल जाना चाहिए कि क्या आता है क्या नहीं आता है इन योर पेपर. ठीक है, उसके बाद तुम एक बार उसका अप्रोच समझ लो कि ठीक है, एक्सपर्ट्स इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या इसमें अप्रोच लगता है, क्या एक्सपर्टीज लगती है. एक बार पता चल जाना चाहिए कि ब्लड रिलेशन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है. तीसरा स्टेप है कि तुम उसे खुद सॉल्व करो कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है एंड व्हाट इज योर ब्रेन पैटर्न अबाउट इट. और चौथे स्टेप में आता है कि जो भी तुम्हारी गलती है उसे तुम एक बार करेक्ट कर लोगे ना, देन यू विल फाइंड दीज टॉपिक्स वेरी वेरी इजी. उसके बाद तुम कभी भी रीजनिंग का सॉल्व करोगे ना, तुम्हें यही लगेगा कि यार इसको तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा. कभी तुम्हारा मॉक टेस्ट में इसमें गलत क्वेश्चन नहीं होगा, कभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं होगी व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. बट यहीं पे तुम्हारा ध्यान हाईजैक कर दिया जाता है. क्यों? एज आई सेड कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब जब भी एंट्रेंस एग्जाम में कोई सब्जेक्ट डाला जाता है, दैट इज फॉर द पर्पस. वो तुम्हारी या तो कोई पर्सनालिटी या कोई नॉलेज या तुम्हारे ब्रेन के किसी हिस्से को टेस्ट करने के लिए डाला जाता है. एंड रीजनिंग इज वन जो ये जानना चाहता है कि जब बहुत ही ज्यादा टेंस सिचुएशन होती है तो तुम्हारा ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रेसिप्रोकेट करता है इन दैट टेंस सिचुएशन. एयरफोर्स के लिए तो ऑफ कोर्स ज्यादा तुम्हें अटेंशन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी. तो रीजनिंग में यही होता है, जब इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी मच स्कोरिंग, अ स्ट्रेट रोड टू क्लियर योर AFCAT एग्जाम दिखता है, द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन ऑफ योर पूरा का पूरा AFCAT का पेपर. लेकिन द हैक इज कि सब कुछ सही होने के बावजूद ड्यूरिंग द एग्जाम तुम्हारी एंजाइटी इतनी पीक पे होती है कि तुम्हारा जो वो ब्रेन है ना, वो डिटेल्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है. यहाँ पे 45 डिग्री टर्न हुआ है, यहाँ 90 डिग्री टर्न हुआ है, यहाँ पे 180 डिग्री टर्न हुआ है. यू जस्ट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, यू मिस ऑन टू द डिटेल्स एंड इसीलिए इसमें नेगेटिव होता है. एंड द सैड पार्ट इज कि AFCAT तुम्हारा पेपर रिलीज नहीं करता, तुम्हारी आंसर की रिलीज नहीं हो पाती. एंड दिस इज द रीजन यू डोंट इवन रियलाइज कि तुम्हारे इतने गलत कहाँ हो गए. समझ रहे हो बात को? यू कैन रीचेक विद योर मैथ्स का पेपर, यू कैन रीचेक विद योर जीके का पेपर, इंग्लिश का पेपर, यू जस्ट कैन नॉट चेक विद द रीजनिंग, है ना. ये सबसे बड़ा नुकसान है कि ये दो धारी तलवार है. एक तरफ से इट इज वेरी स्कोरिंग और एक तरफ से यहीं पे सबसे ज्यादा नेगेटिव स्कोरिंग होती है. इट इज लाइक कि छुरा घोप देता है रीजनिंग हमारे बैक पर. तो इसको टैकल करना इज अ बिग थिंग ना. देखो, इसके लिए मैंने क्या करा है, रीजनिंग को 2 हिस्से में मैं बांटूंगी. पहली वीडियो है जो ये वाली, इसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे डायग्राम से रिलेटेड. दैट इज योर नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स करेंगे जो तुम्हारा AFCAT पूछता है. दूसरी वीडियो आएगी, उसमें हम सब कुछ वर्बल करेंगे, सारा का सारा वर्बल पोर्शन करेंगे. और ये 2 वीडियो वुड बी इनफ फॉर योर AFCAT एग्जाम. बस इसी को प्रैक्टिस करना है. तुम्हें अपनी गलतियां समझ में आने लगेंगी. कैसे समझ में आने लगेंगी? यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करेंगे. ब्रेन को ट्रेन करेंगे. कैसे होगा ये सारे क्वेश्चन मैं खुद पहले सॉल्व कर चुकी हूँ इन अ वेरी टेंशन भरा सिचुएशन, इन वेरी नॉइजी सर्कमस्टांसेस, इन वेरी नॉइजी एनवायरनमेंट कह सकते हो. शांत दिमाग से भी सॉल्व करके देख लिया, एकदम एंजाइटी में, नींद भरे हुए, भूख प्यास से होते हुए भी मैंने ये रीजनिंग सॉल्व किया है. ये सॉल्व करके मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस निकाला है, पूरा का पूरा एनालिसिस निकाला है कि भाई कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द मिस्टेक्स, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ मिस्टेक्स दैट वी कमिट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. तुम देखोगे दे आर वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट मिस्टेक्स, बट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट सो दैट कोई गलतियां बचनी ही नहीं चाहिए कि एग्जाम में हो. आर यू गेटिंग मी? चलो ठीक है, स्ट्रेट अवे बात करते हैं टॉपिक्स पे. हर टॉपिक का मैंने कंक्लूजन निकाला है.
कि व्हाट आर द रूल्स। सबसे पहले तो कैसे सॉल्व करना है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जब हम सॉल्व करते हैं ना तो इन्फरेंसेस निकलने लगते हैं। उन इन्फरेंसेस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ साथ में ब्रेन ट्रेन करेंगे। सबसे पहले समझो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस है। सबसे पहले हमें दिमाग में ऑफलोडिंग शुरू करनी पड़ेगी। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी वाइल वी विल बी अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफलोड करनी पड़ेगी, चीजों को टाइडी रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो जितने भी क्वेश्चंस में डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे पहले हमें डायग्रामेटिक तरीके से लिखना है। मेल और फीमेल को अच्छे से एस्टैब्लिश कर लेना है, अच्छे से। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं मेल को रिप्रेजेंट करूंगी स्क्वायर से, फीमेल को रिप्रेजेंट करूंगी सर्कल से, ठीक है। और ये एक लाइन होगी, दैट मीन्स हम सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं, है ना, खून के रिश्ते की बातें होंगी। और अगर इस तरीके से मैंने दिखाया होगा, बीच में दिल बनाया होगा, मीन्स फीमेल, दैट मीन्स हम मैरिड कपल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी, पता है मेरे साथ क्या होता था, मैं इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगती थी ना कि इतना अनटाइडी मेरा वो डायग्राम होता था कि मुझे ही कंफ्यूजन होती थी और ज्यादा टाइम भी लगता था और ज्यादा गलत भी हो जाते थे। तो सबसे पहले चीजों को साफ साफ लिखना इज अ स्किल। नंबर 2, फैमिली ट्री अच्छे से बनाना। ये बेसिक्स है। अभी देखो मैं तुम्हें अच्छा वाला रूल भी बताऊंगी। फैमिली ट्री मतलब अगर ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं फीमेल हूं इसलिए सर्कल भी हो गया, ठीक है। दिस इज माई जनरेशन। माई जनरेशन मतलब मैं और मेरे भाई बहन, मेरे सिबलिंग्स या मेरे कजन्स इस वाले लाइन में आ जाएंगे। ऊपर वाले जनरेशन में कौन आ जाएगा, मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। नॉट टू फॉरगेट, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे ड्रॉ करूंगी, दिस इज माई फादर मैरिड टू माई मदर, ठीक है। इसके नेक्स्ट जनरेशन क्या हो जाएगी, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन हो जाएगी, वही हमारे दादा दादी। एक और बात, जनरली हम हिंदी में जिन रिश्तों को जैसे एस्टैब्लिश करते हैं ना, इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ध्यान देना। हम अंकल बोलते हैं तो जनरली हम समझते हैं कि पापा के भाई, चाचा चाची या चाचा या ताऊ की बात कर रहे हैं, बट मामा को भी तो अंकल ही कहा जाता है, ठीक है। इसके नीचे की जनरेशन क्या हो जाएगी, मेरे चिल्ड्रन हो जाएंगे, है ना, मेरे चिल्ड्रन या नेफ्यू हो जाएगा। नेफ्यू क्या होता है, भाई का बच्चा, बेटा, या बहन का बेटा, नीस हो गई, है ना। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगी। तो जनरेशन को ड्रॉ करना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। ये भी हम समझ गए। क्लीन और टाइडी तरीके से क्वेश्चन को लिखना पहले हमें सीखना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश रूल्स, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इंग्लिश रूल से हमारा यहाँ पे हैक निकल जाता है। जैसे मैं तुम्हें लिख के बताऊं, तुम इसका आंसर कमेंट में लिखना, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि ओके, इस जगह तुम भी गलती करने वाले थे। एक सेंटेंस लिख रही हूं, बी इज ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, हुज ओनली सिस्टर इज समथिंग समथिंग करके तुम्हारा सेंटेंस है। अब यहाँ पे लगा है whom, समझना बात को, क्या लगा है, whom लगता, whose लगा है। whose का क्या मतलब है, ये बी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है या ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में अभी लिखो। इससे एस्टैब्लिश होगा कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ था। एक तो इंग्लिश रूल यही याद आ रहा है मुझे। दूसरा इंग्लिश का रूल पता है क्या है, ए इज डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ सी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बात किसकी हो रही है, यहाँ पे एंड लगा है। एंड मतलब सिस्टर ऑफ सी, मतलब कौन है सिस्टर ऑफ सी, ए की सिस्टर सी है या बी की सिस्टर सी है। तो ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं, इसे क्या बोला जाता है, कंजंक्शंस। जब कंजंक्शंस लगते हैं ना, तो कंजंक्शन के रूल के हिसाब से यहाँ पे हमें ब्लड रिलेशंस एस्टैब्लिश करने होते हैं। सबसे पहले तुम ये कमेंट सेक्शन में लिखो। मैंने पता है बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे और उसमें इस बात का क्लैरिफिकेशन अच्छे से नहीं दिया हुआ है। यही गलतियां होती है जो हम एग्जाम में कर जाते हैं। तो इसका जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन आई विल टेल यू, ठीक है। और एक बहुत बड़ा पॉइंट जो यहाँ पे नोट होना चाहिए, आई विल राइट इट डाउन, बहुत बड़ा पॉइंट नोट डाउन होना चाहिए, वो ये है कि हम यहाँ पे हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स की ही बात करेंगे। हमारी रीजनिंग कभी इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि हम होमोसेक्सुअल्स की बातें करें, ठीक है, होमोसेक्सुअल्स की बातें करें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स आर कंसिडर्ड हियर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है, पीओबी मतलब
तुम अगर मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, हमारा भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा है? क्या क्वेश्चन ने ये पूछा है कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? क्या क्वेश्चन ने ये पूछा है कि तुम मेरे क्या लगते हो? तो आंसर बदल जाएगा, है ना? मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ, तुम मेरे भाई लगते हो। ऑप्शन में दोनों ऑप्शन होंगे, तो कभी कभी ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अच्छा हम दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा है ना, अच्छा भाई यार भाई बहन, भाई टिक कर दो। बट क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, मैं तुम्हारी भाई नहीं लगती, बहन लगती। तो बस इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जितने भी रूल्स होंगे, लेट मी टेल यू विद द क्वेश्चन इटसेल्फ, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। फाइन, जितनी गलतियां मैं करूंगी, मैं चाहती हूँ मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू कि अलग अलग सिचुएशन में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा है, लेकिन फिर फ्रेश क्वेश्चन लाके आई वांट टू सॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम विद यू, कि जितनी भी गलतियां हो हम साथ साथ में नोट करते जाएंगे। चलो ठीक है, विद स्टार्टिंग विद सम इजी क्वेश्चन। यहाँ पे रेड कलर शुरू कर देते हैं। व्हाई रेड? अरे यार साइंस मेरे अंदर से नहीं निकलने वाला यार, मैं जीके की टीचर हूँ। एक बार तो ये बनता है। आई राइटिंग विद रेड क्योंकि इसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है। तो क्या विजिबिलिटी ज्यादा क्यों होती है? इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो जितने भी प्रोमिनेंट चीजें हैं, मतलब डेंजर सिग्नल्स या समथिंग व्हिच शुड कैच फोकस, वो सारी रेड इन कलर ही होती है। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था। हैव यू वॉच्ड माय फिजिक्स लेक्चर? अरे 6 घंटे का लेक्चर है, गो एंड वॉच वंस। चलो ठीक है, विल गेट बैक टू द रीजनिंग अगेन। ए इज बीज डॉटर। अच्छे से साफ साफ पहले हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, जैसे ही ग्रिप आती जाएगी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। बट हमें क्या करना है, ब्रेन को ट्रेन करना है, ये समझना। ए इज बीज डॉटर। ए जो है वो डॉटर है, मतलब डॉटर मतलब हमें फीमेल है वो ड्रॉ भी करना है, ठीक है, वो बी की बेटी है। बी इज सीज मदर। बी इज सीज मदर, मदर है मतलब फीमेल है। अच्छा, जेनरेशन भी ड्रॉ करना है, जेंडर भी ड्रॉ करना है। डी इज सीज ब्रदर। डी जो है वो ब्रदर है। सी का जेंडर अभी तक हमें नहीं पता है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी और ए का क्या रिश्ता हो जाएगा? अरे भाई ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे ना, ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे। क्या तुम्हारा यही आंसर आ रहा है? एग्जैक्टली यही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और अच्छे से देखो, ए इज बीस ब्रदर, ये भाई है। ए इज बीस ब्रदर। सी इज डीज फादर। सी इज डीज फादर। अब सी और डी का क्या रिश्ता है, मतलब ये इनसे कैसे अटैच हो रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन ई जो है वो बी की मदर है। ई इज बीस मदर, ये मदर है, ठीक है। अब हमें पता चलेगा सी इज डीज फादर। सी इज डीज फादर, लेकिन इसे हम कहाँ अटैच करेंगे अभी हमें नहीं पता, आइसोलेटेड रखते हैं। ए एंड डी आर ब्रदर्स। ओ, ए और डी ब्रदर्स हैं, ये आपस में भाई हैं। तो ऑब्वियसली डी के जो फादर हैं, डी के जो फादर हैं और बी की जो मदर है, ऑब्वियसली दे विल बी मैरिड कपल, है ना। हम यहाँ पे यूएस रिलेशनशिप्स को नहीं देखेंगे कि इसकी मदर कोई और है, मेरे भाई की मदर कोई और है, ऐसा नहीं। हम इंडियन सोसाइटी के रिलेशनशिप्स के हिसाब से ही ब्लड रिलेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हाउ इज ई एंड सी रिलेटेड? तो ये हस्बैंड एंड वाइफ है। यहाँ में तुम्हें पीओवी देखना है, एस्टैब्लिश करना है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। ई के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ई कौन है यहाँ पे? ई तो वाइफ हो गई ना, ये वाइफ है, ये हस्बैंड हो जाएंगे, ये हस्बैंड हो जाएंगे। वाइफ आंसर आ रहा है तुम्हारा भी? आ रहा है ना, गुड। बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी इज ब्रदर ऑफ ए। हुज, अब देखो यहाँ पे लगा ना इंग्लिश रूल, यहाँ पे लगा ना कंजक्शन, तो हुज का मतलब तुम सेकेंड सब्जेक्ट को कॉन्सेंट्रेट करते हो, द इमीडिएट सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे। ए इज बीज ब्रदर, सॉरी, बी इज ब्रदर ऑफ ए हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। इसकी कोई बहन है जिसका नाम नहीं लिखा है, सिस्टर है, ऐसे लिख देते हैं। हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। अब सी का जेंडर अभी तक हमें नहीं पता। डी इज मेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ सी। सी की मेटर्नल ग्रैंड मदर कौन होती है? मेटर्नल ग्रैंड मदर मतलब नानी की बात कर रहे हैं ये, नानी जी। नानी जी कौन होती है? मदर की मदर। मदर की मदर को नानी जी कहा जाता है। तो मेटर्नल ग्रैंड मदर कौन है? डी इज मेटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? अब इन दोनों का क्या रिश्ता है समझना। अगर मैं ए हूं, ए का जेंडर जो है ना, ये बात याद रखना, जेंडर नॉट स्पेसिफाइड हियर, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। बट स्टिल अगर मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, बट मेरी बहन
मेरी बहन की जो मदर होगी वो मेरी भी तो मदर ही होगी ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट जेंडर आई बिलोंग टू। तो ये डी जो है वो मेरी माँ है। बट क्वेश्चन पढ़ो किस रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, ए के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो ए क्या है, ए कुड बी सन, ए कुड बी डॉटर एज वेल, है ना, ए कुड बी डॉटर एज वेल। अब ऑप्शंस देखो, क्या इसमें सन है ऑप्शन में? नहीं, सन ऑप्शन में नहीं है। बाय डिफॉल्ट डॉटर वुड बी द आंसर। और यहाँ पे एक नया रूल हम एस्टैब्लिश करेंगे। एंड व्हाट इज दैट रूल? कि रीजनिंग में कोई भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं होगा। क्या? एब्सोल्यूट आंसर नहीं होगा, यूनिवर्सल आंसर नहीं होगा। वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। व्हाट? बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को हमें टिक करना होगा। बेस्ट अवेलेबल नियरेस्ट आंसर। चलो, दिस इज द नियर वर्ड, नियरेस्ट इज द नियर वर्ड। नियरेस्ट ऑप्शन को हमें टिक करना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल तुम देखोगे कि तुम्हें फील होगा इसमें तो यार सारे ही सही लग रहे हैं या एक भी सही नहीं लग रहा। तब यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट और नियरेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। ए इज बीज सिस्टर, ए बहन है बी की। सब देख लो, मैं कितने डिटेल के साथ यहाँ पे लिख रही हूँ, साफ तरीके से, गुचुर गुचुर नहीं होना चाहिए। सी इज बीज मदर, सी जो है वो मदर है बी की। अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट ए की भी मदर ही हो जाएगी। बी का यहाँ पे जेंडर नहीं मेंशन्ड है। डी इज सीज फादर, ये जो बी है वो फादर है सी के। अच्छा, एक और जनरेशन। ई इज डीज मदर, अच्छा डी की भी माँ है कौन? ई, एक और जनरेशन। इसको नीचे ड्रॉ करना चाहिए था, बट दैट्स फाइन। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए और डी का क्या रिश्ता है? अब समझना, ये मेरा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, बट सी तो मेरी माँ ही होगी, मेरी माँ ही होगी। और मेरी माँ के फादर मतलब ये नाना जी की बात हो रही है ना, नाना जी की। अब क्वेश्चन को एक बार और रीड करके एस्टैब्लिश कर लो कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। हाउ इज ए रिलेटेड? तो ए क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, क्योंकि ए का जेंडर इज स्पेसिफाइड, ए का जेंडर इज स्पेसिफाइड। तो ये कौन है? ग्रैंड डॉटर। यहाँ पे जल्दबाजी में तुम क्या करोगे कि हाँ नाना जी है, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर टिक कर दो। नहीं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट। तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा है ना भाई? चलो ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, ए इज बीस ब्रदर, ए भाई है, चलो ठीक है। सी इज एज मदर, सी इज मदर ऑफ ए। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, ठीक है। ई इज बीज सन, ई इज बीज सन। अब बी का जेंडर नहीं पता हमें यहाँ पे। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी और डी का क्या रिश्ता है? ओ, अब समझना। अब ये मेरी माँ भी हो सकती है, मेरे पापा भी हो सकते हैं, बट स्टिल ये पेरेंट वाली जेनरेशन हो जाएगी। इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, बी ही पूछा है। बी, ये मेरी माँ है, ठीक है, मेरे माँ के फादर, तो ये क्या हो जाएंगे? नाना जी हो जाएंगे। क्या पूछा है? हाउ इज बी, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। ग्रैंड सन इज नॉट एन ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट ग्रैंड डॉटर इज द ऑप्शन। दिस वाज द नियरेस्ट आंसर। क्या तुम्हारा भी यही आंसर आ रहा है? नियरेस्ट आंसर ये है, ठीक है। राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल। यहाँ पे हम टाइप 2 पे पहुंच चुके हैं, देखना। रेड कलर फॉर बेटर विजिबिलिटी वी शुड सिलेक्ट। राजीव है, ठीक है, इज ब्रदर ऑफ अतुल, ठीक है। सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा अलग, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए अलग रिश्ता लिख लेते हैं, बिकॉज वी अभी डोंट नो कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन राजीव, अतुल, सोनिया, सुनील। आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। अतुल इज सन ऑफ सोनिया, सोनिया का सन है अतुल। अच्छा, ये मतलब सोनिया इसकी माँ है और इसका भाई है सुनील, है ना। हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया? राजीव और सोनिया का क्या रिश्ता है? ये मेरा भाई है, मेरे भाई की मदर क्या मेरी भी मदर नहीं हुई? बट किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? राजीव के रिस्पेक्ट में, तो ये सन हो जाएगा। क्या तुम्हारा आंसर भी सन आ रहा है? आ रहा है ना? यस, इस तरीके से साफ साफ ड्रॉ करोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। सीता इज नीस ऑफ अशोक। अच्छा, यहाँ पे कोई अशोक है, उसकी नीस, नीस कौन होता है? भाई की बेटी या बहन की बेटी। तो अब ये भाई है बहन है हमें पता नहीं है, लेकिन इनकी बेटी जो है वो सीता है, तो ये अशोक की नीस हो गई। अशोक मदर इज लक्ष्मी। अच्छा, अशोक की मदर है लक्ष्मी, ओके।
कल्याणी इज लक्ष्मी इज मदर. अच्छा, लक्ष्मी की भी माँ है कल्याणी. ओके. कल्याणी हस्बैंड इज गोपाल. कल्याणी का हस्बैंड जो है वो गोपाल है. ओके. पार्वती इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल. गोपाल की मदर इन लॉ मतलब कल्याणी की मदर की बारे में बात हो रही है. कौन है ये? पार्वती. ठीक है. हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? ये सीता. ठीक है. हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? अब समझना, ये मेरे पापा होंगे या मम्मी होंगी. ठीक है, ये पेरेंट वाली जनरेशन हो गई. पेरेंट वाली जनरेशन. पेरेंट, मेरे पेरेंट की मदर मतलब ये दादी, ये ग्रैंड पेरेंट हो गए, है ना. उसके ऊपर की जनरेशन क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. तो गोपाल का पूछा है तो ही विल बी ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ सीता. सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर, है ना. ये बात सही होगी. मेरे से ऊपर पेरेंट्स, उनके ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ऊपर और ग्रेट 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 लगता जाता है. समझ रहे हो? ऑफ कोर्स यार, हमारे पूर्वज तो ग्रेट ही हैं, पूजनीय ही हैं. सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर. सुधीर है डॉटर इन लॉ मतलब इसका बेटा होगा, उसके साथ सीमा की शादी हुई है. सॉरी. एंड देखो यहाँ पे एंड सॉरी, लगाया कंजक्शन यहाँ पे. एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश. सीमा जो है वो सिस्टर इन लॉ है रमेश की, मतलब इसका कोई भाई होगा जिसका नाम है रमेश. मोहन इज सन ऑफ सुधीर. सुधीर का सन है मोहन, हु इज ओनली ब्रदर ऑफ रमेश. रमेश का इकलौता भाई है और सुधीर का बेटा है जो है मोहन, है ना. ऑफ कोर्स ओनली ब्रदर लिखा है. फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन. तो सीमा एंड मोहन क्या है? दे आर हस्बैंड एंड वाइफ. सीमा एंड मोहन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप शेयर करते हैं. इज दैट क्लियर? तुम्हें अगर कोई भी चीज में कंफ्यूजन है ना, तो या तो कमेंट्स में लिखना. कमेंट्स में लिखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक साथ एक जगह पूरी कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो जो भी डाउट्स होते हैं या जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं स्ट्रेट अवे वहां लिख सकती हूँ. बट अदरवाइज इफ यू फील कि यार कमेंट नहीं लिखना, अजीब सा लगता है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो. ठीक है, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो. अच्छी. अब ये क्वेश्चन ना काफी टेढ़े होते हैं, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं. फोटोग्राफ वाले कि वो मेरे पापा की मम्मी का बेटा और भांजा है टाइप्स. पॉइंटिंग टू अ लेडी, कोई लेडी है. ठीक है, कोई लेडी है. इन फोटोग्राफ मीरा सेड हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ. हर फादर, इसके फादर हैं. ठीक है. फादर्स ओनली सन, फादर के कोई ओनली सन है. ठीक है. हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, इनकी कोई वाइफ है. वाइफ इज माई मदर इन लॉ. ये जो है वो मदर इन लॉ है. ये मदर इन लॉ है. मदर इन लॉ मतलब इनका कोई बेटा होगा, उसकी जो बहू है वो है मीरा. समझ रहे हो बात को? उनका कोई बेटा है. आप पूरा एक बार पढ़ लो, क्या रिश्ता ठीक बैठ रहा है. हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ. ठीक बैठ रहा है ना रिश्ता. अब क्वेश्चन क्या है? मीराज, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी. अच्छा, ये जो बंदा है वो इसके साथ कैसे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है. अच्छा, अब समझो, मेरे पापा की बहन है ना ये. मेरे पापा की बहन मतलब ये तो बुआ हो गई, ये बुआ हो गई. तो किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है? हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड. तो मीरा का जो हस्बैंड है वो तो नेफ्यू हो जाएगा, भाई का बेटा नेफ्यू हो जाएगा. आंसर सही आ रहा है तुम्हारा भी, है ना. यस, नेफ्यू, भाई का बेटा या बहन का बेटा. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेड शी इज. शी मतलब लेडी की ही बात हो रही है कोई. अच्छा, विकास ने कहा है शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन. शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन. अब ये मैं हूं, मेरे फादर होंगे, मेरे ग्रैंडफादर होंगे. ठीक है. अब देखो, शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन मतलब ये मेरे फादर की बात हो रही है. शी इज डॉटर मतलब ये मेरी तो बहन हुई ना, बहन. मेरे दादा के इकलौते बेटे मतलब मेरे पापा, तो मेरे पापा की बेटी, या तो ये मैं खुद हूं या तो मेरी बहन है ना. ओके. खुद नहीं हो सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मी इज विकास, मी इज विकास है ना, और ये लेडी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली शी इज माई सिस्टर. ओके. इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड
his wife, introducing a man, यहाँ पे man को introduce किया जा रहा है. Okay, woman said his wife, अच्छा शादीशुदा है, उसकी wife है कोई. His wife is only daughter of my mother. Mother है, sorry, ये ऐसे होगा, ये mother है. She is only daughter of my mother. मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ. तो क्या ये मैं मेरी ही बात नहीं कर रहे हैं? ये मेरी ही बात कर रहे हैं ना. ये देखो भाई, ये क्या स्वैग है बोलने का कि वहां ये जो इंसान है, उसकी जो वाइफ है, वो मेरी मदर की इकलौती बेटी है. मेरी ही बात हो रही है. हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन? आई एम हिज वाइफ. वाइफ हो जाएगा, है ना? अच्छा, गुड. Looking at the photograph, a person said, okay, I have no brother and sister, but that man's father, अच्छा man की बात हुई है. That man के जो father हैं is my father's only son. वो मेरे पापा के इकलौते बेटे हैं. Let me establish it in a nicer way. कोई भाई बहन नहीं है, but that man's father, वो मेरे, ये मैं हूं, मेरे फादर के इकलौते बेटे हैं. अगेन ये मेरी ही बात नहीं हुई यहाँ पे. मैं अपने पापा का इकलौता बच्चा हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है. ये मेरी खुद की ही बात हो रही है. समझ रहे हो? जब बात खुद की होती है ना, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है. बट मोर यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू विल गेट इट. अच्छा, हाउ विल यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? जैसे मैंने बोला कि ये वाले टाइप जहाँ पे आंसर हिज ओन आता है ना, कि ये मेरी ही बात हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन आई वुड से सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल से सॉल्व कर लेना. आर.एस. अग्रवाल में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. और अगर ढूंढ नहीं पा रहे हो तो चैट जीपीटी इज द बेस्ट ऑप्शन. उसको अच्छे से बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तुम्हें आनी चाहिए. वो आ गई तो यू विल गेट लॉट मेनी क्वेश्चंस, जहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाओ, और डिफिकल्ट करते जाओ, और डिफिकल्ट करते जाओ, और डिफिकल्ट करते जाओ, कि हाँ भाई अब रिलेशनशिप तुम कैसे एस्टैब्लिश करोगे. दिस वे यू कैन प्रैक्टिस इजीली. ओके. Among her children, Ganga's favorite are, oh, I always ask my दादी कि आपका फेवरेट कौन है घर में, एंड शी ऑलवेज से, ये माँ डिफरेंशिएट नहीं करती, उसके सब फेवरेट होते हैं. और मैं कहा करती थी ऐसा नहीं होता भाई, आपके एक्शन से समझ आता है. बड़े कमेंट ना करो, एडमिट ना करो, बट समझ आ जाता है कि आपका फेवरेट कौन है. देखो, बट इस क्वेश्चन ने तो ब्लंटली बोल दिया, गंगा के पता नहीं कितने बच्चे हैं, बट उसमें से फेवरेट है राम और रेखा, है ना? अच्छा, रेखा इज मदर ऑफ शरद. रेखा शरद की माँ है. हु इज लव्ड मोस्ट बाय, यहाँ पे भी देखो कंजंक्शन लगा है. हु मतलब शरद की बात हो रही है यहाँ पे, तो कंजंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लड रिलेशन. हु इज मोस्ट लव्ड बाय हिज अंकल मिथुन. अंकल मिथुन मतलब, ठीक है, अब यहाँ में तुम्हें क्या कंफ्यूजन हो सकता है? बट एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने अपने पापा को भी सॉल्व करने के लिए दिए हुए थे. तो मैंने जब उनको बोला ना कि शरद जो है वो अपने अंकल का फेवरेट है, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट रेखा का हस्बैंड बनाया, हस्बैंड का भाई बनाया मिथुन, और फिर उसका फेवरेट बना दिया शरद. तो हमारे इंडियन रिलेशनशिप्स जैसे है ना, तो हम हमेशा फादर की डिनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं. बट यहाँ पे बोथ वेज हो सकता है. मदर का भी भाई हो सकता है और फादर का भी भाई हो सकता है. ठीक है, मैंने ये मिथुन के लिखा है, या आगे जाके एस्टैब्लिश हो जाएगा. द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल. क्या ये इस राम की बात हो रही है या अलग रामलाल की बात हो रही है? तो हम इसे ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज वी आर कंफ्यूज्ड अभी. हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन्स गोपाल एंड मोहन. गोपाल एंड मोहन कहीं है? यहाँ पे नहीं है. गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड. ओके, गोपाल और गंगा दे आर मैरिड कपल, और गोपाल का भाई है मोहन. अच्छा, देन इनका ये बेटे हैं किसके? रामलाल के. अब समझ आया? तुम कहाँ गलती कर सकते थे यहाँ पे? इनमें गलती कर सकते हो कि ये तुम एज्यूम कर सकते हो ना यहाँ पे कि ये जो रामलाल है वो यही वाला रामलाल होगा. तुम एज्यूम कर सकते हो ना कि रामलाल और राम आर सेम पीपल, बट यहाँ पे ये सेम नहीं है. अच्छा, रामलाल अलग है, वो हेड ऑफ द फैमिली है, उनके दो बेटे हैं गोपाल और मोहन. गंगा और गोपाल की शादी हो चुकी है. गंगा के फेवरेट बेटे हैं रेखा और राम, एंड 35 ईयर्स इनकी शादी हुई और इनके 3 बच्चे हैं. अब एस्टैब्लिश हो गया 3 बच्चे, मतलब ये जो फेवरेट वाले अंकल थे वो मिथुन है. और सोचो 3 बच्चे हैं और उसमें से 2 फेवरेट, मिथुन को कितना बुरा लगता होगा, है ना? What is relation between मिथुन एंड मोहन? ओ, मिथुन और मोहन के बीच में क्या रिश्ता है? मिथुन के पापा हो गए गोपाल, गोपाल और मोहन उनके भाई हैं, मतलब ये चाचा या ताऊ की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये अंकल हो जाएगा. तुम्हारा आंसर भी अंकल आ रहा है, अंकल हो जाएगा.
ठीक है, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग और इसमें बहुत गलतियां होती है, तो एकदम चिल माइंड से इसको सॉल्व किया करो, ठीक है, एकदम चिल माइंड से। क्रॉस का मतलब क्या है? मदर ऑफ जे। इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे तुम इक्वेशन पे जा सकते हो, इक्वेशन को हाईलाइट कर देंगे और फिर क्वेश्चन को करने लगेंगे सॉल्व। जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे तुम्हें समझ आता जाएगा। क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर ऑफ, मतलब क्यू जो है वो सिस्टर ऑफ एक्स है। एक्स प्लस मतलब हस्बैंड, एक्स इज हस्बैंड, बाई डिफॉल्ट ये हस्बैंड हो जाएगा। एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है। वाई क्रॉस, क्रॉस क्या है? मदर, वाई इज मदर ऑफ जी। जी का हमारे पास जेंडर नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जी? क्यू और जी का क्या रिश्ता है? अब देखना यहाँ पे आराम से, ये दोनों मैरिड कपल है, मतलब मेरे पापा की बहन, बुआ की बात हो रही है, अगेन बुआ की बात हो रही है, क्यू के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो क्यू क्या लगती है? क्यू लगती है फादर सिस्टर, है ना? क्यू क्या लगती है? फादर सिस्टर लगती है। अच्छा, वापस से ये पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें ये याद भी नहीं रहने वाला है, यू एनीवेज हैव टू लुक एट द इक्वेशन। अच्छा, पी क्यूब वाइफ, पी इज वाइफ ऑफ क्यू, तो बाय डिफॉल्ट क्यू हमारा हस्बैंड हो जाएगा। माइनस मतलब ब्रदर, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, आर प्लस मतलब आर इज सन ऑफ एस, सन ऑफ एस। डिवाइड मतलब फादर, एस इज फादर ऑफ टी, ये फादर है, इनका एक और बच्चा होगा टी, टी का जेंडर यहाँ पे हमें नहीं पता। बेस्ड ऑन दी अबव इक्वेशन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी और टी का क्या रिश्ता हो जाएगा? देखो, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, मतलब ये मेरे हस्बैंड की का भाई या बहन होगा, ये मेरा हस्बैंड का भाई या बहन होगा। यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई ऑप्शंस आर लाइक दिस, बट पी एंड क्यू का रिश्ता तो हमारा यहाँ पे मैरिड रिश्ता है ना। आई डोंट नो हाउ व्हाई इट इज रिटन लाइक दैट, बट टी के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वाइस वर्सा पूछा जाए, तो ये मेरे भाई की वाइफ हो जाएगी, ये ब्रदर्स वाइफ हो जाएगी, ठीक है। अगर पी के रिस्पेक्ट में पूछे तो हस्बैंड का भाई या बहन होगी, इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ होगा। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये और अव्वल टाइप का क्वेश्चन है कि इन सारे मीनिंग के हिसाब से कहाँ ऐसा एस्टैब्लिश हो रहा है कि P इज फादर्स फादर ऑफ S। पहले इसको ड्रॉ कर लो एक बार, P इज फादर्स फादर ऑफ S, यहाँ पे कोई फादर होगा, फादर्स फादर, फादर्स फादर ऑफ S। ये रिश्ता कहाँ बन रहा है? ट्राई करते हैं पहले से ही। इनटू का मतलब फादर, P इज फादर ऑफ Q, ठीक है, Q इज फादर ऑफ R, ठीक है, R प्लस मतलब ब्रदर, R इज ब्रदर ऑफ S। क्या ये रिश्ता तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है? S और P, यहाँ पे दादा पोते की बात हो रही है, पोता पोती, क्योंकि S का जेंडर हमें नहीं पता। क्या यहाँ पे भी सेम नहीं है? मेरे भाई के पापा मतलब मेरे ही पापा हुए और पापा के पापा वुड बी दादाजी ओनली, तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो गया। यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और तुम डेस्परेट हो जाओगे। इजी है बट इसमें थोड़ा सा फूक फूक में के कदम चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो बात को? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ये ठीक है। वी विल स्ट्रेट वे गो टू द इक्वेशन हियर। दिस इज द इक्वेशन व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। नाउ राइट इट डाउन। इनटू का क्या मतलब है? सन, M इज सन ऑफ N। प्लस का क्या मतलब है? वाइफ, N इज वाइफ ऑफ P, मतलब P बाई डिफॉल्ट मेल हो जाएगा, हेट्रोसेक्सुअल रिलेशंस, ओके। N और P हो गया। परसेंटेज का मतलब क्या है? फादर, M N P, P इज फादर ऑफ S, ठीक है। S डैश T डैश, माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर, S इज ब्रदर ऑफ T, है ना, मतलब ये भी आपस में भाई हो गए, ये भी आपस में भाई हो गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ M इज रिलेटेड टू T, M इज रिलेटेड टू T, ये भी तो भाई हो जाएगा ना भाई, इसका जेंडर नहीं पता है, ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन M तो उसका भाई ही रहेगा ना। तुम्हारा भी आंसर सेम आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए, ओके। नाउ योर दिस इज द इक्वेशन। चीजों को है ना ऑफलोड करते जाओ, जितनी फालतू की चीजें हटाते जाओ, जितनी काम की चीजें हाईलाइट करते जाओ, क्योंकि
साफ सुथरा होगा, बेटर विजिबिलिटी होगी, दिमाग में थोड़ा कम स्ट्रेस जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, वाइफ, पी जो है वो वाइफ है आर की, मतलब ये बाय डिफॉल्ट हस्बैंड हो जाएगा। ब्रदर, आर इज ब्रदर ऑफ क्यू प्लस क्या है, फादर, क्यू इज फादर ऑफ एस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, सिस्टर इन लॉ नहीं, ये तो वाइफ है भाई आर की, है ना। पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, हाँ, हस्बैंड की वाइफ, सॉरी हस्बैंड का भाई, ये बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और एक ही ऑप्शन ठीक होना चाहिए, तो दिस वुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हाईलाइट करते जाओ। बस स्ट्रेस एक मात्र कारण हो सकता है कि रीजनिंग में तुम्हारा आंसर गलत हो जाए, तो बिफोर यू स्टार्ट रीजनिंग स्माइल, स्माइल करोगे, स्ट्रेस एस्केप होता जाएगा। इट इज लाइक इमोशनल गैस तुम्हारे दिमाग में, बट ऐसे इमेजिन करो कि इमोशनल गैस भर चुका है, नाउ यू हैव टू रिलीज इट। हाउ विल यू रिलीज इट? ये रिलीजिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्माइल यू डू। जितना ह्यूमर ज्यादा होगा उतना स्ट्रेस कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस क्या है, प्लस क्या है, फादर, एच जो है वो फादर है किसके, आई के, डैश या माइनस सन, आई इज सन ऑफ जे, सन है जे के, मतलब ये बाय डिफॉल्ट मदर हो जाएंगी ना। मैं अपने फादर की डॉटर हूँ, मेरी माँ है, तो आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हो गए बाय डिफॉल्ट, है ना। आई और जे का रिश्ता, क्रॉस इज सिस्टर, जे इज सिस्टर ऑफ के, ठीक है, जे इज सिस्टर ऑफ के इज सिस्टर ऑफ एल, ठीक है, ये भी है, के इज सिस्टर ऑफ एल, एल डैश मतलब एल इज सन ऑफ एम, एंड एम प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब फादर, एम इज फादर ऑफ एन, ठीक है। एन का जेंडर हमें नहीं पता, बट दिस इज द रिश्ता, ये हस्बैंड, ये वाई, ये बेटा, और ये हस्बैंड की फैमिली, हस्बैंड सॉरी वाइफ की फैमिली, मतलब मेटरनल साइड है, ये आई का मेटरनल साइड है, ये मासी हो जाएंगी, ये भी मासी हो जाएंगी, ये नाना जी हो जाएंगे, इनका जेंडर नहीं पता, मामा होंगे या तो मासी होंगी, ठीक है। इसके हिसाब से नॉट करेक्ट बताना है, अपना काम रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स है। एच इज हस्बैंड ऑफ सिस्टर ऑफ के, एच जो है वो हस्बैंड है किसका, सिस्टर ऑफ के, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। के की बहन जे, जे का हस्बैंड एच, जे इज वाइफ ऑफ सन ऑफ एम, जे इज वाइफ ऑफ सन ऑफ एम, नहीं 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 नहीं, ये तो जमाई है भाई, जे इज डॉटर ऑफ एम, ये गलत बात है। एच इज हस्बैंड ऑफ सिस्टर ऑफ एल, हाँ एल की बहन जे, उसका हस्बैंड एच, एच इज हस्बैंड ऑफ डॉटर ऑफ एम, हाँ एम की डॉटर है जे, जे का हस्बैंड है एच, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा था तो यही नॉट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई यू विद मी इन दिस? आई होप आप तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और तुम एस्टैब्लिश कर रहे हो कि तुम्हारी क्या गलतियां हैं। पहले तुम्हें खुद को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देन एंड देन ओनली यू विल हैव सम आइडिया। अब सेकेंड पार्ट आता है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम, इसमें क्या खास बात होती है भाई? इसमें खास बात होती है कि या तो तुम्हें सिर्फ वर्ड्स दिए होंगे, मतलब चलो ब्रह्मोस, टोमाहॉक, क्या है टोमाहॉक? इससे पहले मैं बताऊं, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। शाहीन, ठीक है, इसके अलावा Su-57। अब इसका वेन डायग्राम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए वेन डायग्राम में दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, कैटेगरी आ जानी चाहिए। किस कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, क्या है ये, इन सबको क्या तुम एक कैटेगरी में डाल सकते हो? इसमें से ऑड वन आउट क्या हो रहा है, ऑड वन आउट क्या हो रहा है, ये दिमाग में आ गया ना, तो इट विल बी इजी टू असेंबल। इट इज जस्ट दी कैटेगराइजेशन, नथिंग एल्स। ब्रह्मोस एक मिसाइल है, टोमाहॉक एक मिसाइल है, जो कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है बाय यूएसए। कौन सा? मिडनाइट हैमर। क्या तुमने मेरी ऑपरेशन वाली वीडियो देखी? बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बनाया यार, गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, क्योंकि ऑपरेशंस और मिशन की क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में टोमाहॉक क्रूज मिसाइल यूज हुई है, सबसोनिक मिसाइल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएस से बिलोंग करता है। शाहीन भी एक मिसाइल है, बट Su-57 इज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बिलोंगिंग टू रशिया। तो ये ऑड वन आउट हो गया हमारा, तो उस हिसाब से वेन डायग्राम बनेगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं कि जब तुम्हारे सर्कल्स ऑलरेडी बने होते हैं और फिर तुम्हें उसमें से यू हैव टू फिगर द डेटा आउट।
उन दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, यहाँ पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि हम हमेशा जनरलाइज्ड अप्रोच यहाँ पे यूज करेंगे, कि जो चीज मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक के लिए एप्लीकेबल है उन्हीं, किसी एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, एक्सेप्शंस को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे, जनरलाइज तरीके से चलेंगे। और अगेन अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेंड्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अल्ट्रा मॉडर्न चीजों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, वहां तक हमारी रीजनिंग अभी तक नहीं पहुंची है। कैसे पता चलेगा? अभी धीरे धीरे वी विल एस्टैब्लिश, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं तो और समझ में आने लगेगा, है ना। चलो वापस से अपना ज्यादा विजिबिलिटी वाला कलर चूज करते हैं, फादर, पायलट एंड वुमेन। अब देखो, फादर जो है वो एक अलग कैटेगरी है, ये मेल होंगे, हमेशा मेल होंगे। अच्छा, विमेन हमेशा फीमेल होगी, तो ये कंट्रास्टिंग चीज हो गई। बट पायलट्स जो हैं दे कैन बी बोथ मेल और फीमेल, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा? मेल एक अलग कैटेगरी हो जाएगी, फीमेल एक अलग कैटेगरी हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? दिस वुड बी योर आंसर। ये तुम्हारा मेल वाला फादर हो जाएगा, ये विमेन हो जाएगा, ये पायलट हो जाएंगी, है ना। इंटरसेक्शन इस तरीके से तुम्हें इसको देखना पड़ेगा। धीरे धीरे लेवल अप करेंगे ताकि बेसिक्स नहीं भूलने हैं, रूल्स को नहीं भूलना है। तुम्हारी जितनी भी मिस्टेक हो रही है, आई वांट यू टू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मैंने भी अपनी सारी गलतियां लिखी हैं ताकि पता चले, वो मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम सेम गलतियां नहीं करोगे। पोटैटोज, वेजिटेबल्स एंड ग्रेप्स। देखो, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ग्रेप जो है वो एक टाइप का फ्रूट है, तो वेजिटेबल एक में आ जाएगा, उसके अंदर पोटैटो आ जाएगा, और ग्रेप तो बात ही अलग है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। आ रहा है सेकंड आंसर? ठीक है। ह्यूमंस, पेंटर्स एंड मैन। ह्यूमंस ही पेंटर्स होते हैं, ह्यूमन ही मैन भी होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज कर सकते हो तुम। अब मैन एक कैटेगरी हो जाएगी ह्यूमन के अंदर। अब पेंटर जो है वो ये भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, या LGBTQIA+ वाली कैटेगरी भी हो सकती है। तो दिस इज मोर एक्यूरेट आंसर। अगेन एक चीज तुम्हें याद दिला दूं कि रीजनिंग में कभी भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं हो, ल्यूट आंसर नहीं होगा, हमेशा रिलेटिव आंसर होगा, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस, है ना, राइट। चलो बेटर, नेक्स्ट, बनानास, एप्पल एंड ग्रेप्स। ये सारे टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, लेकिन फ्रूट एक वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा, अदरवाइज हम बड़ा सर्कल बनाते और उसके अंदर बनानास, ग्रेप्स और एप्पल रख देते, बट अभी फ्रूट नहीं लिखा, तो इनका बिल्कुल अलग रिश्ता हो जाएगा। बनानास अलग हैं, ग्रेप्स अलग हैं और एप्पल अलग है। ये वही वाली बात हो गई कि हम वैसे कास्ट के लिए बहुत झगड़ा करते रहते हैं कि मैं हाई कास्ट हूँ, मैं अपर कास्ट हूँ, बट वहीं पे अगर कोई वहां पे अलग धर्म का आ जाता है तो हम यूनाइट हो जाएंगे कि हम सारे हिंदू हैं भाई, अब हम एक हैं। अदरवाइज जब सब कैटेगरी देख रहे थे तो हम कास्ट भी देख रहे थे कि ये हाई कास्ट है, ये लो कास्ट है, ये हमारे में हाई है, ये SC है, OBC है, वगैरह वगैरह। और जब नेशन लेवल की बात है हो तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिल जाते हैं और भी आइडेंटिफाई एज इंडियंस, तो हम सारे क्लब हो जाते हैं। या अमेरिका से जब झगड़ा होता, हम एशियन सारे अलग एकजुट हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो बस किस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है वो हमें यहाँ पे देखना है। अगर फ्रूट होता तो फ्रूट एक बड़ी कैटेगरी आ जाती, बट अभी फ्रूट नहीं है, यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं हो रही, नेशन की बात नहीं हो रही, कॉन्टिनेंट वाइज की बात नहीं हो रही, तो हम कास्ट में अलग अलग हो जा रहे हैं, हाई कास्ट, लो कास्ट और लो कास्ट वगैरह, अनटचेबल्स वगैरह। चल ठीक है। अच्छा, एक और जीके का क्वेश्चन आए यार, वो रॉकी भैया का डायलॉग है ना, मैं तो जीके को छोड़ दूं लेकिन जीके मुझे नहीं छोड़ सकता। मुझे क्या याद आ रहा है पता है? ये जो पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सारे, अनटचेबिलिटी, लो कास्ट, हाई कास्ट, ये सारे वर्ड्स जो मैंने अभी बोले हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में मेंशन्ड है? कैन यू टेल मी? राइट इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं तुम्हारी, अगर पॉलिटी का ये क्वेश्चन आ जाता है तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज। क्या तुम्हें क्लिक करके आंसर आ जाता है डायरेक्ट? बताना कॉमेंट्स में। मदर, वुमन और हस्बैंड। देखो, मदर हमेशा फीमेल ही होगी, वुमेन भी हमेशा फीमेल होगी, लेकिन हस्बैंड तो हमेशा, आज के जमाने की बात नहीं कर सकते हैं, बट जनरलाइज तरीका हम बताएं, हस्बैंड इज ऑलवेज मेल। तो क्या हो जाएगा? वुमेन, वुमेन के अंदर ही मदर आएगा और ये हस्बैंड, ऐसे हो जाएगा। क्या आंसर तुम्हारा 1 आ रहा है? आना तो चाहिए तुम्हारा 1 आंसर, है ना। अच्छा, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, वही वाली बात हो गई। अगर स्टेशनरी एक वर्ड होता है यहाँ पे तो एक बिग कैटेगरी बना देते और इसी में सारा बना देते, बट अभी इंडिविजुअली ये सारी चीजें अलग हैं,
तो 2 आंसर आ जाएगा, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर। ठीक है, अब दिस इज अलग टाइप का क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? बी रिप्रेजेंट्स पियानिस्ट, पियानिस्ट मतलब जो पियानो बजाते हैं। सी रिप्रेजेंट्स राइटर, ये राइटर है, ठीक है। डी रिप्रेजेंट्स सिंगर, दीज आर सिंगर्स, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट वन? यहाँ पे ए नहीं लिखा ना, ए क्या ए रिप्रेजेंट्स डॉक्टर। अरे यार ये होता है पहली लाइन, हाउ कैन यू फॉरगेट द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन? अरे यार, सी दिस इज द मिस्टेक आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना? ओके, क्या है मोस्ट एप्रोप्रिएट? ऑल सिंगर्स आर डॉक्टर्स, ऑल सिंगर्स और डॉक्टर्स, एब्सोल्युटली नॉट, सिंगर्स तो यहाँ पे अलग है ना भाई। ऑल राइटर्स एंड पियानिस्ट आर डॉक्टर, ऑल राइटर्स, राइटर्स एंड पियानिस्ट आर डॉक्टर, ये बात ठीक है, देखो है ना, इसकी सब कैटेगरी में आ रहा है। ऑल पियानिस्ट आर सिंगर, ऑल पियानिस्ट आर नॉट सिंगर, यहाँ पे देखो अलग है, ये बात गलत है, ये भी बात गलत है, 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, when a survey was made regarding the preferences in the watching of TV channel, a news said that they watch only Zee TV channel and other liked only Sun TV channel, while others Asianet TV channel. A small percentage said that they watch all 3 channel. In the figure given above, अब question तो exactly यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा। In the figure given below, the circle indicates Asia Net TV channel. ये है हमारा Asia Net. अच्छा, the square ZTV, ये ZTV वाले लोग हैं। अच्छा, and triangle Sun TV, ये Sun TV वाले लोग हैं। They are easy questions होते हैं। देखो तुम्हें बस परेशान करने के लिए रीजनिंग पूछा होता है। Which of the following, which number in figure indicates the fact that some people watch all 3 channels? जहां पे तीनों का इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट नंबर 6, है ना? बहुत इजी सवाल था। ओके, इन द वेन डायग्राम बिलो, सर्कल रिप्रेजेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अनमैरिड, स्क्वायर इज योर अनमैरिड पीपल, ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स विमेन, अच्छा। Rectangle represents educated people, ठीक है। Each section is numbered. Study the diagram and answer the following. Okay, all right. Which section are represented by number 11? Number 11 देखो, number 11 में अगर तुम फोकस कर पा रहे हो, अगर तुम यहाँ पे, अरे अरे नहीं 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 नहीं, हाइलाइटर चाहिए भाई। अगर तुम फोकस कर पा रहे हो नंबर 11 पे, तो ये इंटरसेक्शन है तुम्हारे ट्राइंगल का, तुम्हारे सर्कल का, तुम्हारे स्क्वायर का, तुम्हारे रेक्टेंगल का। मतलब यहाँ पे वो स्पोर्ट्स पर्सन भी होगा, वो एजुकेटेड भी होगा, वो वुमेन भी होगी, और वो अनमैरिड भी होगी, वो अनमैरिड भी होगी। मैरिड मैरिड नहीं, अनमैरिड लिखा है ना भाई, गलती से गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड पीपल, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स वुमेन, अनमैरिड। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैरिड नहीं, अनमैरिड होना चाहिए, अनएजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड, मैरिड, स्पोर्ट्स पर्सन, ये ऑप्शन मुझे बेटर लग रहा है ना? और वुमेन भी तो है, मेन नहीं है। देखो छोटा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, स्पोर्ट्स वुमेन, एजुकेटेड एंड अनमैरिड, तो दिस वुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन। क्या तुम्हारा आंसर भी यही आ रहा है ना? यही आंसर आ रहा है ना? दिस वन, फोर्थ वन। Which number is in the square, ellipse and triangle? डायरेक्टली पूछ लिया यार इसने तो, ये तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। स्क्वायर कौन सा है? दिस इज द स्क्वायर, दिस इज द इलिप्स एंड दिस इज द ट्राइंगल। इन तीनों का इंटरसेक्शन हो रहा है नंबर 7 पे, है ना? ट्राइंगल आ गया, इलिप्स आ गया, स्क्वायर आ गया, यस नंबर 7 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, बिग ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स ऑथर, ये ऑथर है। बस इसमें ये है कि तुम कितना फोकस से इसको सोल्व कर पाते हो। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स योर पोएट, स्मॉल ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स ड्रामेटिस्ट, सर्कल रिप्रेजेंट्स एसेइस्ट, ऐसे, ठीक है भाई। विच नंबर रिप्रेजेंट्स पोएट्स हु आर ऑल्सो एसेइस्ट? ऑथर है, नहीं 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 नहीं, नंबर रिप्रेजेंट्स पोएट है, पोएट इज योर दिस हु इज ऑल्सो एसेइस्ट, ये 5 नंबर ना, 5 नंबर, सिंपल।
Which number represents dramatist? पहले dramatist कहाँ है? ये dramatist हैं 8. Dramatist who are not essayist 8, of course 8, क्योंकि 6 हो जाएगा तो वो essayist भी होंगे, है ना? चलो ठीक है. Which number represents poets? Poets कौन से हैं? ये हैं poets who are also essayist. Okay, 5 है, but not authors or dramatists. Of course 5 की बात हो रही है. ड्रामेटिस्ट और ऑथर को निकाल देंगे तो 5 बचेगा, है ना? 5 बचेगा. ओके. अच्छा, यहाँ पे ड्रामेटिस्ट एंड ऑथर्स दोनों पूछा था. ड्रामेटिस्ट एंड ऑथर दोनों पूछा था. पोएट्स हु आर ड्रामेटिस्ट एंड ऑथर. तो यहाँ पे 8 आना चाहिए था. आई एम सो सॉरी. देखो ये गलती हो गई, है ना? यहाँ पे ये गलती हो गई. विच नंबर रिप्रेजेंट्स ओनली ऑथर हु आर, ओनली ऑथर की बात हुई है, who are neither poets nor dramatists nor essayist. तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा. 1 and 3 would be the answer, है ना? बाकी सब में तो तुम्हारा poetist और essayist आ जाएगा. अच्छा, which number represents poet who are neither authors? poet जो author नहीं है, nor essayist nor dramatist, तो यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा. 2 और 4 हो जाएगा, है ना? इनकेस ये क्वेश्चन तुम्हें दिख नहीं रहा है, सुनाई तो दे रहा है ना? चलो बढ़िया. In the following Venn diagram, identify the letter which denotes players who are also doctors but not artists. Doctors हैं, but who are also doctors. Identify the letter which denotes the players. Player हैं, डॉक्टर भी हैं, बट आर्टिस्ट नहीं है. मतलब स्क्वायर वाला इलाका एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि तुम्हारी इमेजिनेशन एक बार स्ट्रांग हो जाएगी. देन यू विल बी एबल टू सी दैट. इसको हमें कंसिडर नहीं करना है, इसे हमें कंसिडर नहीं करना है. तो प्लेयर्स और डॉक्टर्स का इंटरसेक्शन तुम्हें कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा, बी पे, है ना? नॉट आर्टिस्ट पूछा है तो बी वुड बी द आंसर, है ना? चल बढ़िया. In figure given below, the circle represents the villagers. Action. The triangle stands for educated people and rectangle for employed. Which numbered space represents the statement? Some educated villagers, ठीक है, some educated villagers are employed. मतलब तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? 4 में हो रहा है. सिंपल, है ना? ठीक. अच्छा, टेल मी वन थिंग. मैंने ये रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए बनाया है ताकि तुम इसे अपनी स्पीड पे और अपने पेस पे देख पाओ. एग्जाम टाइम पे तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो. बट डू यू वॉन्ट मी टू टेक लाइव सेशन ऑन दिस और एनी ऑफ द लाइव सेशंस जिसमें तुम चाहते हो साथ मिलके सॉल्व करना? दोनों यार, रिकॉर्डेड और लाइव के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं. मैंने तुम्हारा फायदा इसमें ज्यादा सोचा है कि तुम, हो सकते ऐसे लोग होते हैं ना जिन जो थोड़ी स्लो होते हैं सॉल्व करने में, तो उनको अपनी स्पीड से करना होता है. और कोई होते हैं जिनके ये टॉपिक्स काफी क्लियर है और उनको फटाफट सॉल्व करके आगे चलना है, तो ही कैन स्किप ऑल्सो. तो उसमें मैंने तुम्हारा फायदा देखा है. तो एक बार अपना ओपिनियन बताना अबाउट दिस. इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द ओवल स्टैंड्स फॉर CA. ओवल कहाँ है भाई? ये CA है. ठीक है. द पेंटागन स्टैंड्स फॉर मेल्स. दीज आर मेल्स. ठीक है. ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर फुल टाइम एम्प्लॉइज. ठीक है. एंड स्क्वायर स्टैंड्स फॉर टैक्स पेयर्स. क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी मेल्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. कहाँ है भाई? ये मेल्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. अच्छा. आर नीदर टैक्स पेयर्स नॉर फुल टाइम एम्प्लॉय. मैंने एग्जैक्टली उसी पे हाथ रख दिया. 18 इट इज नॉट 8, इट इज 18, है ना? इट कुड बी 18 ओनली ना. CA होने चाहिए. अच्छा, मेल भी होने चाहिए. नो 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 नो, दिस वन 18, दिस वुड बी मेल्स. 11 शुड बी द आंसर. देखो, CA है, मेल है, लेकिन फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए. फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं. अरे यार, मैं क्या कर रही हूँ? शिट 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 शिट. देखा कितनी गलतियां कर दी मैंने. नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी. मेल है, CA है, इसमें से फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए. 22. ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए और टैक्स पेयर्स नहीं होने चाहिए. 22 इट इज. 22. सॉरी सॉरी सॉरी. ये गलतियां होती हैं, समझ रहे हो? धीरे धीरे सिंपल सी चीजों में तुम ओवरलुक करने लगते हो. ये सबसे बड़ा यहाँ पे लेसन था.
इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम हेक्सागन स्टैंड्स फॉर पुलिस ऑफिसर्स. हेक्सागन मतलब ये रिप्रेजेंट्स पुलिस ऑफिसर्स. ओके. पेंटागन स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट्स. अच्छा, graduates. Circle stands for female and square stands for Indians. This is Indian. अच्छा, क्या पूछा है? How many Indian police officers? Indian police officers are graduates. अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है बट नॉट फीमेल. लेकिन वो फीमेल नहीं है तो स्क्वायर को हटा देंगे. 11 शुड बी द ऑप्शन. अब तो भाई गलत नहीं होना चाहिए. इन दोनों का इंटरसेक्शन भी हो रहा है. स्क्वायर का मतलब क्या था? इंडियन था. हाँ, हाउ मेनी इंडियन पुलिस ऑफिसर्स आर दिस. अच्छा, 3 का इंटरसेक्शन होना चाहिए, सर्कल का इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए. वी आर राइट. स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कल, रेक्टेंगल और ये ठीक है. इफ द सर्कल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ओ माय गॉड, सर्कल इज कॉल्ड रेक्टेंगल. सर्कल को रेक्टेंगल बोला जा रहा है. अरे अरे, सर्कल को रेक्टेंगल बोला जा रहा है, रेक्टेंगल को ट्राइंगल बोला जा रहा है. दिस इज वेरी फन टू सॉल्व, यू नो. अच्छा, रेक्टेंगल इज कॉल्ड एज ट्राइंगल एंड ट्राइंगल को हम सर्कल बोल रहे हैं. ठीक है. विच नंबर इज ओनली इन रेक्टेंगल बट नॉट इन अदर टू डायग्राम्स. जो सिर्फ रेक्टेंगल में है और दूसरे डायग्राम्स में नहीं है. तो यहाँ पे रेक्टेंगल क्या है? सर्कल है. 12 इज द नंबर, 10 इज नहीं, सर्कल में ही है. 2 इज द नंबर एंड 7 इज द नंबर, है ना. Which of the following number in rectangle but not in other diagrams? 12, 2 and 7. 12, 2 and 7. This, है ना. चलो बढ़िया. क्या करना है इसमें? Study the diagram given below and answer the following question responses. Circle is for workers who are members of union. Square is worker who are working hard working, and rectangle are workers who are experienced. Okay, चलो ठीक है. 32 in the response below, which number represents hard working workers who are neither experienced nor member of union. हार्ड वर्किंग मतलब प्योर स्क्वायर वाले लोग कौन से हैं? 2. ठीक. What is the total number of workers in factory who are members of union? Member of union सर्कल वाले 1, है ना. 1 + 4 + 5 ही तो होगा ना यार. 1 + 4 + 5 ही तो होगा. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो यूनियन में काम करते हैं 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 होना चाहिए यहाँ पे आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना. अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो आप? अभी तो हम कर रहे हैं सॉल्व. 10 होना चाहिए यार यहाँ पे. 10 शुड बी द आंसर. ऑलराइट. व्हाट डस नंबर 3 represents? नंबर 3 क्या represent कर रहा है? वर्कर्स who are experienced. वर्कर्स, experienced workers who are neither hard working nor the member of. yes, ये बात बिल्कुल यहाँ पे ठीक है. Which number represents hard working experienced workers but not member of union? Hard working है but not member of union. इसको एलिमिनेट कर दो. हार्ड वर्किंग है, ये स्क्वायर वाले हो जाएंगे. एक्सपीरियंस्ड भी हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, लेकिन यूनियन के पार्ट नहीं होने चाहिए. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बाय नॉट अ मेंबर नहीं हो सकता यार. इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे समथिंग कुछ होना चाहिए विच इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑप्शन, है ना. विच इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑप्शन. डॉट फिगर्स करें. डॉट फिगर्स में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? डॉट फिगर्स में जरूरी होता है अटेंशन. अटेंशन इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. क्योंकि इसमें ना माइन्यूट माइन्यूट चीजें लगती हैं. इसमें हैक क्या है? एलिमिनेशन इज द हैक. ये वाइड वाइड क्यों हो रहा है भाई? यस, नाउ इट इज बेटर. एलिमिनेशन सबसे पहली फुर्सत में एलिमिनेशन करो. ऑफलोड करो चीजों को, जो रिलेवेंट नहीं है उसको हटाओ, और फिर जो बचा है उसको एक और बार क्रॉस चेक करो और लगा लो. बस एक सिंपल प्रैक्टिस है, और जरूरी नहीं है प्रैक्टिस करोगे तो सही क्वेश्चन होगा. यहाँ पे कामनेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी बच्चों. कामनेस की अतमोस्ट जरूरत पड़ेगी. पता है मेरे हेड में अभी कौन सी धुन चल रही है? आई लव इट व्हेन यू कॉल मी सेन्योरिटा. मैंने क्यों बताया तुम्हें कि तुम्हारे दिमाग में क्या कोई धुन चल रही है? अगर कोई मोटिवेटिंग धुन तुम्हारे दिमाग में चल रही होती है ना, तो तुम वो कामनेस एस्टैब्लिश करने में हेल्प होता है.
अभी यू हैव टू नोटिस इन सारे क्वेश्चन में व्हाट यू हैव टू नोटिस कि तुम्हारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, या सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है. अब यहाँ पे क्या, यू कैन नॉट टेक साइंस आउट ऑफ मी, यू कैन नॉट टेक जीके आउट ऑफ मी, है ना. तो तुम्हें क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, हाउ विल यू एस्टैब्लिश. एक होता है जो कामनेस एस्टैब्लिश करता है बॉडी में, और दूसरा नर्वस सिस्टम होता है जो तुम्हारे बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, जब खतरा होता है तब आता है. दैट इज गुड व्हेन एक्चुअल खतरा इज देयर, बट वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अब्रप्ट डिसीजन लेने में इन्वॉल्व होगा. तो फोकस ऑन योर ब्रेथ. अभी जैसे ब्रीथ कर रहे हो, जस्ट फोकस, अचानक से फोकस लाके देखो, क्या तुम शैलो ब्रीथ कर रहे हो ऐसे ऐसे करके. आर यू टेंस, तुम्हारे क्या यहाँ पे ऐसे हो रखा है. रिलैक्स इट डाउन. दिस इज द हैक टू सॉल्व रीजनिंग. कोई रॉकेट साइंस नहीं है रीजनिंग. इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. लेकिन एयरफोर्स वाले बस इतना चाहते हैं कि इतने टेंशन वाले माहौल में क्या तुम लाइट रह सकते हो, क्या हंस सकते हो, क्या कॉम्प्लिकेटेड चीजों को शांति पूर्वक, ध्यान पूर्वक, धैर्य के साथ देख सकते हो. इतनी चीजें देखनी है. ऑलराइट, फोकस ऑन दीज डॉट फिगर्स. मैं इसको जूम करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इवेंचुअली तुम भी एग्जाम में जूम नहीं कर पाओगे, है ना. ठीक है. डॉट है जो कि सिर्फ और सिर्फ, हाइलाइटर ऑन कर लेते हैं यहाँ पे, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में है, ट्राइंगल में नहीं है. यू हैव टू एलिमिनेट अ ट्राइंगल. क्या ट्राइंगल को एलिमिनेट करके तुम यहाँ पे कोई ऐसा डॉट बना सकते हो? पॉइंट नंबर 1, क्या इसमें बना सकते हो? हाँ, इसमें बना सकते हो. ट्राइंगल को हटाकर, ट्राइंगल को हटाकर क्या यहाँ पे डॉट बन सकता है? हाँ, यहाँ पे डॉट बन सकता है. ओके. ट्राइंगल को हटाकर क्या कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है यहाँ पे? हाँ, बन रहा है. क्या ट्राइंगल को हटाकर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है? बन रहा है. ठीक है. दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन. यहाँ भी चारों को पिन कर दो. क्या चारों पिन हो सकते हैं? यहाँ पे हो सकते हैं. चारों पिन हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं. यहाँ पे 4 पिन नहीं हो सकते. दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन. क्या यहाँ पे भी 4 पिन हो सकते हैं? चारों एक साथ पिन नहीं हो सकते. तो हमारे 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए हैं. अब तीसरा देखो. तीसरे में देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ सर्कल एंड देयर इज अ रेक्टेंगल एंड देयर इज अ ट्राइंगल. सर्कल मतलब स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हमारा कोई पॉइंट ऑफ कनेक्शन बनेगा? स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या हम तीनों को पिन कर पाएंगे? यहाँ पे स्क्वायर को हटा देंगे तो नहीं कर पाएंगे यार. देखो, नहीं कर पाएंगे. स्टिल अगर इसमें से यार आसानी से हो जाए, स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर अगर हट गया तो यस, यहाँ पे हम पॉइंट कर सकते हैं. आंसर इज 2. क्या तुम्हारा भी आंसर 2 आ रहा है? लेट मी नो. चलो, इसमें सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर यहाँ पे हो सकता है, सर्कल और स्क्वायर यहाँ हो सकता है, सर्कल और स्क्वायर यहाँ पे भी हो सकता है ना. यहाँ पे हो सकता है सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर यहाँ पे भी हो सकता है. ठीक. दूसरा, ट्राइंगल और स्क्वायर, ट्राइंगल और स्क्वायर यहाँ पे नहीं हो सकता. देखो, बीच में सर्कल आ जाएगा. ट्राइंगल और स्क्वायर, ट्राइंगल और स्क्वायर यहाँ पे भी नहीं हो सकता, सर्कल बीच में आ जाएगा. ट्राइंगल और स्क्वायर यहाँ हो सकता है हल्का सा. ट्राइंगल और स्क्वायर, ट्राइंगल और स्क्वायर यहाँ पे भी नहीं हो सकता. सी ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, है ना. बस ये तुम्हारा लक है. तुम जो ऐसा पॉइंट पकड़ते हो जहां से एलिमिनेशन मैक्सिमम हो जाते हैं और वो पहले तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा. लेकिन तुमने अगर उस पॉइंट से शुरू किया जहां से एलिमिनेशन ज्यादा नहीं हो सकता, दैट इज योर बैड लक, दैट इज योर बैड लक, है ना. चलो ठीक है, सबको एक बार पिन कर दो. मतलब सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, क्या यहाँ पे सबको पिन कर सकते हैं? यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं. यहाँ पे कोई एलिमिनेट नहीं हो पाया. ओनली सर्कल, ओनली सर्कल पॉसिबल है, ओनली सर्कल पॉसिबल, ओनली सर्कल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ओनली सर्कल यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है. सी, हमारा सेकेंड जो हम पकड़ रहे हैं ना, सेकेंड डॉट जो पकड़ रहे हैं ना, वहीं से एटलीस्ट 2 एलिमिनेशन तो हो रहे हैं, है ना. अच्छा, दूसरे में क्या है? ट्राइंगल को हटाकर, ट्राइंगल को हटाकर यहाँ पे डॉट हो सकता है. ट्राइंगल को हटाकर सिर्फ यहाँ डॉट होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा. तो फर्स्ट वन शुड बी द आंसर, है ना. चलो ठीक है. ट्राइंगल को हटाकर क्या यहाँ पे सर्कल हो डॉट हो सकता है? ट्राइंगल को हटाकर क्या यहाँ डॉट हो सकता है? ट्राइंगल को हटाकर क्या यहाँ डॉट हो सकता है? ट्राइंगल को हटाकर यहाँ डॉट हो सकता है. जस्ट द ओनली ऑप्शन. पहली बार हमने ऐसा डॉट पकड़ा है जो एट द वेरी फर्स्ट गो हमारा सही हो गया, है ना. चलो ठीक है. देन दिस इज कॉम्प्लिकेटेड. सर्कल और ट्राइंगल
पहले ये लीस्ट वाला है सर्कल और ट्राइंगल पे क्या हम डॉट बना सकते हैं? सर्कल, दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर ट्राइंगल. You will never be able to intersect only on circle and triangle. You see, ये rectangle बीच में आ जाएगा. Circle and triangle. हल्का सा यहाँ कर सकते हो, हल्का सा यहाँ है ना. Circle and triangle यहाँ पे तो पूरा ही अलग है. Circle and triangle, you can put a dot here and then this ये कौन सा डॉट है? यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे इलिप्स, मतलब ट्राइंगल को हटाकर, ट्राइंगल को हटाकर क्या तुम एक कॉमन पॉइंट यहाँ बना सकते हो? बना सकते हो. ट्राइंगल को हटा के कॉमन पॉइंट यहाँ नहीं बना सकते हो. दिस वुड बी द आंसर. ठीक है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस है मोर ओवर, तो है ना. ठीक है, सर्कल और ट्राइंगल के बीच में, सर्कल और ट्राइंगल के बीच में बना सकते हैं क्या? यहाँ बना सकते हैं सर्कल और ट्राइंगल ना. हाँ, सर्कल और ट्राइंगल यहाँ भी बना सकते हो. सर्कल और ट्राइंगल यहाँ नहीं बना सकते हो. यू सी, हमेशा पीछे वाला रेक्टेंगल आ ही जाएगा. अच्छा, देन छोटा रेक्टेंगल, मतलब बड़े रेक्टेंगल को क्या हटाकर तुम्हारा कॉमन पॉइंट बना सकते हो तुम? बड़ा वाला रेक्टेंगल अगर हटा दोगे, ये हटा दोगे तुम, तो कैन यू ड्रॉ अ पॉइंट? यस, यू कैन ड्रॉ योर पॉइंट योर. बड़ा वाला हटा देना है तो क्या तुम यहाँ ये भी ड्रॉ कर सकते हो? बड़ा वाला हटा देंगे तो तुम यहाँ भी कर सकते हो. यस, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन. आप छोटा वाला हटा के देखेंगे. छोटा वाला अगर हटाएंगे तो क्या बड़े वाले ट्राइंगल में वुड यू बी एबल टू ड्रॉ? लेकिन ट्राइंगल नहीं हो पाएगा. देखो, ट्राइंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हो रहा. चलो, वी आर एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट वन बाय दिस. छोटे वाले इसको हटाकर यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे, दिस विल नॉट बी पॉसिबल. देखो, ट्राइंगल को हम कवर नहीं कर पाएंगे. दिस इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे हो जाएगा कि इसको हटाकर वी कैन ड्रॉ दैट डॉट हियर, है ना. बस ये देखना है इंटरसेक्शन वाला पॉइंट. यहाँ पे तुम्हारी नजर कितनी तेज है वो कैलकुलेट होगा. रेक्टेंगल एंड हेक्सागन, रेक्टेंगल एंड हेक्सागन, रेक्टेंगल एंड हेक्सागन नॉट पॉसिबल. रेक्टेंगल एंड हेक्सागन नहीं, नॉट पॉसिबल. सर्कल भी आ जा रहा है ना. रेक्टेंगल एंड हेक्सागन यहाँ पॉसिबल है. रेक्टेंगल एंड हेक्सागन नॉट पॉसिबल. 5 ऑप्शन कर दिए यार, बट हमने 3 एलिमिनेट कर दिए. कंग्रेचुलेशंस. फिर एक सारे के सारे के ऊपर डॉट आएगा, सारे के सारे ऊपर डॉट यहाँ नहीं आ पाएगा. दिस इज द आंसर. सी, 5 ऑप्शन वाले आराम से हमने सॉल्व कर लिए. ओके, नाउ दिस इज व्हाट? सर्कल और पेंटागन. फर्स्ट सर्कल और पेंटागन यहाँ हो जाएगा. सर्कल और पेंटागन यहाँ पे भी हो जाएगा. सर्कल पेंटागन यहाँ नहीं होगा. सर्कल एंड पेंटागन यहाँ हो जाएगा. सर्कल एंड पेंटागन यहाँ पे भी हो जाएगा. ओके, एंड देन सर्कल को हटाकर सारे में, सर्कल को हटा दें तो सारे में हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा. सर्कल को हटा देंगे सारे में हो जाएगा, नहीं होगा. सर्कल को हटा दे सारे में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. And we got our answer. See how easy these questions are. Now dice and cubes. ये क्वेश्चन एसएसबी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. OMR शीट में, OMR शीट नहीं होता, OIR शीट होता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट. इजी होता है, लेकिन जब तुम्हारे पास टाइम कम होता है ना, व्हेन टाइम इज टेकिंग इन योर हेड, तो जल्दबाजी में तुम गलत कर देते हो. यहाँ पे तुम्हें इमेजिनेशन वर्क करना पड़ेगा. इमेजिनेशन वर्क, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन वर्क करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. आर यू रेडी? चलो स्ट्रेट अवे इस पे चलते हैं हम. 2 positions of dice are thrown below. When 3 is at bottom, what will be the number at top? अब समझना बात को, इसको ऐसे ड्रॉ करते हुए चलते हैं. 2 के साइड में 3 है, हम ऐसे ड्रॉ करते हुए चलेंगे. देखना, बात को समझना. हम डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 2 3 4 नंबर यहाँ होंगे, एक नंबर 6 नीचे होगा, एक नंबर ऊपर होगा 5. और फिर ये जब ऐसे फोल्ड होंगे, ये देखो, ये ऐसा है ना, ये ऐसे फोल्ड होंगे तो ये चारों साइड 1 2 3 4 हो जाएंगे. मतलब 1 2 का मुंह सामने है, 1 का मुंह साइड में हो जाएगा, उसके ऑपोजिट 3 का मुंह हो जाएगा, और 2 के ऑपोजिट 4 का मुंह हो जाएगा. अपर साइड विल बी 5 एंड नीचे वाला साइड 6. आई होप यू आर एबल टू इमेजिन दिस. पॉज दिस वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड इमेजिन फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फर्स्ट. उसके बाद फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे. ठीक है, तो ये वाला लॉजिक हम थ्रू आउट दी डाइसेस में यूज करने वाले हैं. ठीक है, अच्छा, 2 3 के ऊपर हमारा 5 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2 के इस साइड की कहानी लिखी हुई है. यहाँ पे 5 कॉमन है, मतलब 2 के इस साइड हमारा 4 है. ठीक है, मतलब 2 को इस तरफ रखेंगे तो 4 and 3 आर एट ऑपोजिट एंड्स. ठीक है, तो व्हेन 3 इज एट बॉटम, 3 बॉटम पे होगा तो टॉप पे क्या होगा? मतलब डायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि 3 के ऑपोजिट क्या कौन होगा? इट वुड बी 4.
4. ठीक है. Now when one number is on top, what will be at bottom? देखो 1 है 6 है. अब ऊपर 4 कॉमन है. जब ऊपर कॉमन नंबर होता है ना, चीजें आसान हो जाती हैं. कंफ्यूजिंग कब होता है? जब टॉप का नंबर भी बदल दिया जाए. ओके, तो क्या 1 के ऑपोजिट तुम्हें नहीं लगता क्या है? 6 है. 6 के इस साइड 1 है, 6 के उस साइड 5 होगा ना, पीछे की साइड 5 होगा. तो हमें क्या पूछा है? 1 के ऑपोजिट क्या होगा? 1 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा, है ना? 5 हो जाएगा. आई होप यू आर एबल टू इमेजिन दिस थिंग. आप how many dots are there on the opposite side of face with 2 dots? अच्छा, 2 dots. जब 2 dots ऊपर है तब one side is 3, 3 के adjacent 5 है. अब ये देखो, these two dices are in the same condition. 2 ऊपर है और इसके ये 2 phases दिखाई हैं, 1 और 3. मतलब 1 और 3 इनके opposite sides होंगे. यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, 3 इज ऑल्सो कॉमन. तो 3 का की इस साइड मतलब 5 के ऑपोजिट वुड बी 1. 5 के ऑपोजिट वुड बी 1. क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? 2 डॉट्स का पूछा है ना, 2 डॉट्स का पूछा है. ठीक है, वी आर येट टू ड्रॉ द फुल डाइस. कॉमन, फिर कॉमन पकड़ा करो. कॉमन डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स कहाँ पे है? यहाँ पे 1 है. अच्छा, 1 के पास 4 लगा हुआ है और 6 लगा हुआ है. तो 1 के आसपास 4 और 6 होना चाहिए. ये भी कॉमन डाइज है. अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहें, 6 यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये भी 6 है. 1 और 4, 1 और 4 वुड बी द ऑपोजिट डायरेक्शन. 4 तो यहाँ पे भी है. 4 मतलब 1, 5 का ऑपोजिट वुड बी 1. इसका क्या मतलब हुआ? 1 का ऑपोजिट 5 है, 3 का ऑपोजिट 4 है, तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. बस ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ डाइसेस करके तुम सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को. अच्छा, क्या बताना है? कलर ऑपोजिट टू रेड बताना है. अच्छा, व्हाइट और रेड है और ऊपर येलो है. ऊपर व्हाइट है, व्हाइट के साइड तुम्हारा ब्लैक है, व्हाइट के साइड में तुम्हारा ब्लैक है. ठीक है, ठीक है. कलर ऑपोजिट टू रेड, रेड के ऑपोजिट क्या चला जाएगा? आई होप यू आर एबल टू इमेजिन, है ना. रेड के ऑपोजिट तुम्हारा ब्लैक. बी फॉर क्या था? ब्लैक था. हाँ, बी फॉर ब्लैक हो जाएगा. यस, येलो, व्हाइट, रेड. व्हाइट के उस साइड तुम्हारा ब्लैक, ब्लैक हो जाएगा. यस, ब्लैक हो जाएगा. ठीक है. Two position of dice are given below. What will come on the face opposite to the 5? ठीक, 2 है, 3 और 6 है. ओके, अब देखो 6 कॉमन पॉइंट है यहाँ पे. जहाँ पे 6 कॉमन है, 6 के परपेंडिकुलर 2 और 3 है, और यहाँ पे देखे तो 6 के परपेंडिकुलर 1 और 6 है. 1 और 6, सॉरी 1 और 5 है. 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5. अब यहाँ पे भी 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, और यहाँ पे भी 1 और 5 हो सकता है. कैन यू एलिमिनेट दिस? अगर यहाँ पे 5 हुआ तो उसका ऑपोजिट 3 हो जाएगा. अगर यहाँ पे 5 हुआ तो उसका ऑपोजिट तुम्हारा 2 हो जाएगा. तो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस? यहाँ पे पता है एलिमिनेशन भी काम करेगा. पहले 5 के ऑपोजिट पूछा है ना. 1 तो नहीं हो सकता, है ना. 1 तो नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता. तो हो क्या सकता है? 2 हो सकता है. देखो यहाँ पे एम्बिग्यूअस है. 2, 6, 6, 1 यहाँ पे भी हो सकता है, 5 यहाँ पे भी हो सकता है ना. बोथ वेज हो सकता है. तो अगर ये कर देंगे, 3 वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल आंसर. मोस्ट प्रोबेबल आंसर, है ना. 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ सेम डाइज आर गिवन बिलो. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए. 1 ऊपर है, ये इजी होते हैं. देखो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं जिसमें टॉप सेम होता है. 2 के साइड में 3 है, 3 के साइड में 4 है, 4 के साइड में 5 है ना. अच्छा, तो जब 2 टॉप पे होगा, व्हाट वुड बी एट बॉटम? जब 2 टॉप पे होगा, पहले तो ये बात समझो, 2 और 4 होंगे ऑपोजिट्स. 2 और 4 होंगे ऑपोजिट्स. 3 और 5 होंगे ऑपोजिट्स. 1 और 6 होंगे ऑपोजिट्स. ओके, एक्स के ऑपोजिट क्या होगा? अच्छा, इसमें हमें फिर कॉमन लेना पड़ेगा. कॉमन 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 कॉमन. ए एक्स यू. इसमें कॉमन क्या है? ए और एक्स. ए और एक्स के मतलब यू के ऑपोजिट हमारा टी हो जाएगा, है ना. यू के ऑपोजिट टी हो जाएगा. अच्छा, एक्स और टी, एक्स और टी, एक्स और टी मतलब, एक्स और टी मतलब ए के ऑपोजिट सी होना चाहिए क्या? ए के ऑपोजिट सी होना चाहिए क्या? एक साइड इसका टी हो जाएगा, एक साइड यू हो जाएगा. टी के ऑपोजिट तो तुम्हारा यू है. यहाँ पे इट वुड बी यू, इस साइड इट वुड बी यू, है ना. यू और एक्स
और यहाँ पे A हो जाएगा. A and C would be the opposites. A and C would be the opposites. A and C would be the opposites. I have drawn it correctly. U and T opposites हो जाएंगे. ये तो X का opposite कौन हो जाएगा? U नहीं होगा, T नहीं होगा, A नहीं होगा, C नहीं होगा. Y would be the opposite. Y would be the opposites. See, elimination rocks. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एलिमिनेशन के आधार पर ही सॉल्व हुआ है ना? ठीक है. अब ऑपोजिट ऑफ 7 देखना है. ये ऊपर 3 है, नीचे 12, 8. एक और साइड है इसका 15 और 20. अब पता है प्रॉब्लम क्या है इसमें? 15 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, 20 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. बट स्टिल 15 के यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है. 15 के एक साइड 8 होगा, दूसरे साइड 7 होगा. एक साइड 8 है, अच्छा 8 के उस साइड 12 हो जाएगा. फिर क्या ये मैंने सही किया है? यहाँ पे इस साइड 8, इस साइड 12, नीचे के साइड शुड बी और 7. तो सारे बैठ रहे हैं 8 और 7 और 15 टॉप पे है, 12 और 8 3 टॉप में है. हाँ ये बिल्कुल ठीक बना है. तो 7 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. इस तरीके से डेटा को कंबाइन करके तुम्हें डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. चलो ठीक है, एक सॉल्व करते हैं. आगे जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी योर होमवर्क. अच्छा 25, 23, 22, 25, 23, 22. यहाँ पे तुम्हें कॉमन पॉइंट दिख रहा है 25, 25. 25 का एक साइड 23 एंड 22 है, दूसरा साइड उसका 24 एंड 21 है. अच्छा यहाँ पे 21, 24 और 26 से अटैच्ड है. अब देखना समझना, हमें यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे. 25 है, 23 एंड 22. एक साइड 24 होगा, एक साइड इसका 21 होना चाहिए. ठीक है. इन ऑल द केसेस 25 का ऑपोजिट वुड बी नॉट 23. ऑपोजिट ऑफ 23 ही पूछा है ना. अच्छा 23 का ऑपोजिट 22 तो कभी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा. इस तरीके से पहले तुम एलिमिनेट कर सकते हो. 24, 23 का ऑपोजिट ना, 23 का ऑपोजिट 21 भी नहीं होगा और 26 भी नहीं होगा. वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस नाउ. 21 का ऑपोजिट, सॉरी 21 का ऑपोजिट 24 हो जाएगा, है ना. 21 का ऑपोजिट 24 हो नहीं होगा, वो एडजेसेंट है. तो 20, 25, 21, 23, 21, ये 21 होना चाहिए, है ना. दिस वुड बी अ राइट आंसर. 21 का ऑपोजिट 21, 23 का ऑपोजिट वुड बी 23. 23 एंड 21 आर कॉम्बाइंड. ये भी देखो 23 एंड 21 आर कॉम्बाइंड, तो नीचे शुड बी 21, है ना. राइट 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 राइट. अब समझो बात को, क्या होगा. इसको पहले मैं मिटा देती हूँ. ये मस्त क्वेश्चन है ना, एकदम दिमाग झंझोड़ देने वाला, क्वेश्चन है ये. देखो बात को समझो. यहाँ पे 23 एंड 21 आर टुगेदर, 23 एंड 21 आर टुगेदर, 23, 21 एंड 26 आर टुगेदर. ठीक है. इसके अनुसार 21, 24 एंड 26 आर टुगेदर. 21 इज योर, 26 इज योर. तो डाउन बिलो बाय डिफॉल्ट 26, 26, 21, नीचे बाय डिफॉल्ट 24 होना चाहिए. ठीक है. तो 24 के आसपास क्या है? 21 है, 21 बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 25 होना चाहिए. 25, यार 25 तो यहाँ है. अरे यार 21 और 25 शुड बी टुगेदर. अच्छा तो इसे 25 बना दो, इसे 24 बना दो. क्या फिर बैठ रहा है? 24 के पास 26 और 21. हाँ परफेक्ट परफेक्ट. यहाँ पे 24 आ जाएगा. ये जब तुम सॉल्व करोगे ना तभी समझ आएगा, अदरवाइज यू विल बी लाइक क्या कर रही हूं मैं. तो यहाँ पे 23 के ऑपोजिट शुड बी 24, शुड बी 24. यस. ये डाइस कैसा बनेगा? ऊपर 25, नीचे भी 25 है, साइड में यार 26 है, 23 है, 22 है एंड 24 है. नीचे वुड बी 21, नीचे वुड बी 21. यस. अब ये बन रहा है भाई, ये आंसर है मेरा. बस अब हमारा ये क्यूब तुम्हें पता है ना कैसे बनता है. आई होप यू आर एबल टू इमेजिन दिस. शैल आई मेक इट? वेट, हाँ बनाती हूँ मैं इसको. सी आई गॉट द पेपर. हम क्या करने वाले हैं, इस पेपर से हम क्यूब बनाएंगे और इसको अलग अलग साइड्स डिनोट करने के लिए हम इतने कलर्स का उपयोग करेंगे. हैक इज थोड़ा सा रिसोर्सफुलनेस भी हम यूज कर लें कि भाई SSB इज व्हाट ऑल अबाउट रिसोर्सफुलनेस ओनली ना.
तो हम थोड़ा सा रिसोर्सफुलनेस यूज करेंगे। और एक बार तुम्हें क्यूब कैसे मर्ज होता है, कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, एक बार अच्छे से इमेजिन हो गया ना, तो देन इट विल बी गुड फॉर यू, है ना। तुम हमेशा क्यूब वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमारे पास ना तो स्केल है, ना तो सिजर्स है, नाखून का उपयोग ही करेंगे हम, है ना। देखो रिसोर्सफुलनेस है ना, हमेशा बड़ी चीजों में काम नहीं आता है। वो अंदर से कब आएगा, जब तुम छोटी छोटी चीजों में उसको यूज में ले रहे हो, तभी वो नेचुरली एक दिन जब तुम्हें जरूरत होगी तो यूज आएगा। ऐसे नहीं होता कि नॉर्मल लाइफ में तुम्हें कोई चीज बिल्कुल काम नहीं आएगी और अचानक से बहुत बड़े मिशन में तुम रिसोर्सफुलनेस कर रहे हो, है ना। तो हर छोटी चीज में यू विल रिक्वायर इट। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दी 3 हिस्सों में ऐसे कट होना चाहिए, 4 हिस्सों में ऐसे बटना चाहिए। पहले 3 हिस्से वाला बना लेते हैं। स्क्वायर, इट शुड बी स्क्वायर ऑल्सो ना, इट शुड बी अ स्क्वायर ऑल्सो। ऐसा सोचा थोड़ा फन एक्टिविटी हो जाएगी यार। कब तुमने, when was the last time you did something like this, something like this? अब तुम चाहो इसको स्किप कर सकते हो, या तो अगर रिसोर्सफुलनेस देखना चाहते तो भी देख सकते हो। आई विल नॉट माइंड इट। चीड़ा है पर मेरा है। आई होप मेरे पास एक अच्छा फोटोग्राफर वीडियोग्राफर होता तो ये सारी एंगल से कैप्चर करता कि हम एग्जैक्टली क्या ज्योमेट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो। पढ़ाई हर जगह इन्वॉल्व होती है, जस्ट वी डू नॉट सी इट दैट वे, है ना। हर जगह पढ़ाई तो इन्वॉल्व होती ही है। ये 3 हिस्सों में ऐसे हुआ, 4 हिस्सों में ऐसे होना चाहिए। नाउ हाउ विल 4 हिस्सा बी मेड? 4 हिस्सा, दिस इज स्क्वायर, इज इट लुकिंग लाइक द स्क्वायर? Yes, it should look like a square now. Yes. अब हम इसको खोलेंगे और कुछ कटिंग्स और करेंगे। आई होप वो कटिंग्स गलत ना हो। इन स्क्वायर्स को हमें हटाना पड़ेगा, है ना। इसके लिए और ज़्यादा नाखून का उपयोग करेंगे ताकि अच्छे से कट हो जाए। Let me cut it down. Is it looking like a little angular cube? अब हमें इसे, ये भगवान गलती से उल्टी साइड से ना कट जाए, है ना। फिर बोलते हो कि यार वीडियो नहीं बन रही, कैसे बन पाएगी वीडियो? हर चीज़ में परफेक्शन भी चाहिए, ज्ञान भी देना है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी देनी है, वे ऑफ लाइफ भी बताना है ना। यस दिस इज गुड, यस दिस इज गुड। अब इसको कलर कर दे। आई रियली विश कि यार इसे हर एंगल से कोई अभी कैप्चर कर पाता तो इट वुड बी वेरी ब्यूटीफुल सीन, मजा आएगा। आई होप मेरे कपड़े मेरे कुछ भी खराब ना हो। रीजनिंग की वीडियो अभी बनानी है भाई। सी दिस। अरे नहीं ऑपोजिट टच मत हो जाना। इसको मैं अलग कलर्स में बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें साइड समझ आए इसकी, है ना, कि ये कैसे फोल्ड अप होता है। इसको मैं तो स्पीड अप कर ही दूंगी इन द वीडियो इन वाइल एडिटिंग, बट स्टिल तुम भी इसको और तेज वो कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। सराउंडिंग्स कितनी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं ना हम पे। मेरे दिमाग में सैयारा वाला गाना चल रहा है, ऑल्दो आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ सैयारा। मैंने मूवी नहीं देखी है, बट स्टिल इतनी ज्यादा रील्स बन रहे हैं ना इस पे। इट्स लाइक दैट ट्यून इज डोमिनेटिंग माय माउथ, है ना, बिना एफर्ट डाले दिस डोमिनेटिंग पार्ट इट। दिस इज हाउ एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन इट। देखो मैं ना इसको अलग कलर्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि तुम इसे क्यूब्स को बेटर कैसे मर्ज होता है वो समझ पाओ। अरे कुछ देर पहले रियो भी आया कि पढ़ा तो नहीं रही है, ये क्या कर रही है, तो क्या अब मुझे जाना चाहिए उसके पास, है ना। तो रियो को भी लग रहा था कि पढ़ाई तो नहीं चल रही है। कौन सा कलर, कॉन्ट्रास्टिंग कलर शुड बी देयर ताकि दूर से तुम्हें वो चीज दिखाई दे, है ना। I don't want to sing this song. में से कितनों को सैयारा अच्छी लगी यार। तो कलर 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 कलर। अब हमारा बस क्यूब बनने ही जा रहा है, अब ये कलर यूज होगा। ऐसे तो बन गई भाई वीडियो। कलर 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 कलर। ये बन रहा है हमारा क्यूब। ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। This is golden one. That's my favorite. Honey?
अब हमारे सारे साइड्स कलर हो चुके हैं। वेट आई विल शो यू, सी दिस। अब हमारे 6 साइड्स देखो। क्यूब में क्या होता है, 4 जो साइड्स लगने वाले हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और 2 कान ऐसे होते हैं। अब होता क्या है जनरली, इसको तुम ऐसे फोल्ड करोगे, देखना समझना, ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड करोगे, मतलब 4 दीवारी बनाओगे, 4 दीवारी बन जाएगी ऐसे, और ऊपर नीचे छत और बेस बन जाएगा। सी बना, ये क्यूब बना तुम्हारा, क्यूब बना तुम्हारा, मतलब 4 दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं और ऊपर नीचे छत है, 4 दीवारें ऊपर नीचे छत। तो इस वाले डायग्राम को अभी याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप नाउ यू आर एबल टू इमेजिन दिस थिंग अप। ये 4 तुम्हारी दीवारें हैं और ऊपर और नीचे तुम्हारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस, एक छत, एक बेस और 4 दीवारें। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर तुम्हारा होता है। ये जो 2 कान निकल रहे हैं ना, ये हमेशा ऑपोजिट्स चले जाएंगे, ऑपोजिट्स चले जाएंगे, है ना। और अगर यहाँ पे बताओ, दिस विल बी ऑपोजिट ऑफ दिस विल बी ऑपोजिट ऑफ दिस, ये दोनों ऑपोजिट होंगे, ये दोनों ऑपोजिट होंगे, और ये ऑपोजिट्स होंगे आपस में, ठीक है। अब क्या पूछा है, पूछा ये है कि सिलेक्ट द क्यूब विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब ये इमेजिनेशन दिमाग में रखना, बहुत अच्छा खासा टाइम वेस्ट करा है हमने इसमें, है ना। ऑपोजिट्स मतलब परसेंटेज का ऑपोजिट होगा प्लस, तो इसमें प्लस नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्लस का ऑपोजिट होगा परसेंटेज, प्लस का ऑपोजिट होगा परसेंटेज, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो, ये हैक है इसमें, तुम तुरंत से ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट्स होंगे। जब ऐसे बनाने जाओगे यू विल गेट द ऑपोजिट्स। ये देखो क्या हाल करा है यार, ये पेन वगैरह दाग अच्छे हैं। What would be the better letter opposite of y in given folded sheet? इसका बस ओरिएंटेशन अलग है। अब तुम्हारा इमेजिनेशन इसमें वर्क कराओ। y को अगर बॉटम में बनाओगे तो साइड में तुम्हारा v आ जाएगा, v साइड में आ जाएगा, x इस वाले साइड आ जाएगा, है ना। ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड करो, ऐसे u इस साइड वाले लाइन में आ जाएगा, z टॉप पे आ जाएगा, है ना। y के ऑपोजिट तो z आ जाएगा फॉर श्योर, फॉर श्योर y के ऑपोजिट z आ जाएगा। हाँ, What would be the number of opposite side of 20? 20 का opposite क्या होगा? 22 अगर नीचे है, 23 would be the side 1। क्या पूछा है, 20 का opposite पूछा है ना, 20 का opposite 21 हो जाएगा, ये दोनों opposites हो जाएंगे ना। 20 पूछा है, 21 would be the opposite। Yes, simple। Opposite of k, k का opposite क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, सिंपल, है ना। आप जब तुम एक बार चीजों को अच्छे से समझ लेते हो ना, फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार तुमने इसको फोल्ड कर करके एस्टैब्लिश कर दिया कि तुम्हारा क्यूब ऐसे बनता है, 4 दीवारें हैं साइड साइड में, बेस और छत बन गया, तो अब तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत हर बार नहीं करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ एट द रेट, अगर एट द रेट ऐसे आ जाएगा, ये टॉप में आ जाएगा, ये ऐसे, ये और ये ऑपोजिट हो जाएगा, एंड वुड बी एट द ऑपोजिट एंगल, सिंपल, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ एट द रेट, ऑपोजिट ऑफ एट द रेट, ये साइड में आ जाएगा, ये साइड में आ जाएगा, ये एस्टेरिक मार्क वुड बी द ऑपोजिट, है ना। ठीक है, क्या है, इफ गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, पहले क्यूब को इमेजिन करो, 6 अगर बॉटम में है, ये साइड में आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, दिस विल बी, ये 3 and 4 वुड बी ऑपोजिट्स, 3 and 4 वुड बी द ऑपोजिट्स, ठीक है। 5 टॉप में आ जाएगा, 5 and 6 would be the opposites, 5 and 6 would be the opposites, है ना, and 1 and 2 would be the opposites, ठीक है। 5 and 6 opposite है, ये नहीं हो सकता। 2 6 3 और 4 नहीं, 5 और 6 नहीं, 1 और 2 ये हो सकता है शायद, है ना। 1 5 3 1 3 1 3 ये भी हो सकता है, 2 4 6 4 ये भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और 4 हो सकता है, यानी ये समझते हैं। देखना, अगर 6 को ये टॉप में रख रहे हैं, चलो टॉप पे 6 रख दो, स्टिल साइड में तुम्हारा 2 हो जाएगा, इस साइड तुम्हारा 4 हो जाएगा, इस साइड तुम्हारा 3 हो जाएगा, 3 नीचे तुम्हारा 5 हो जाएगा, और साइड में तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो 2 and 1 should be the opposites, 2 and 1 तो ये भी नहीं होगा ना, 2 and 1 should be the opposites, 6 and 6 तो टॉप में है, 6 टॉप में है, 4 एडजेसेंट, 6 और 4 6
2 4 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। 6 टॉप पे आ गया, 2 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या इस पे लिख के देखें? ओके, बट ये ऐसा है नहीं, इस पे नहीं, ये नहीं यहाँ जाएगा, इस पे नहीं आ पाएगा, सॉरी, इसका शेप अलग है। ओके, क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट फॉर्म्ड व्हिच पेयर ऑफ लेटर विल बी ऑपोजिट्स। अच्छा, अगर इसको हम बेस बना दें, बेस साइड में तुम्हारा क्यू आ जाएगा, इस साइड तुम्हारा एस आ जाएगा, U and R would be the opposites. U and T will not be the opposites. U and R would be the opposites. ठीक है, U and R would be the opposites. S and T would be the opposites. ये S and T would be the opposites. U यहाँ है, S यहाँ है, T यहाँ हो जाएगा, S Q T. T would be, हाँ, T यहाँ आ जाएगा, Q का opposite. Yes, this would be the font. इमेजिनेशन का खेल है बाबू भैया, इमेजिनेशन का खेल है। अच्छा, इसमें से इन द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल है? अगर 8 को हम नीचे लाते हैं, 7 और 9 वुड बी द एडजेसेंट्स। इस साइड x आ जाएगा, इसका ऑपोजिट x आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा, इसका ऑपोजिट y आ जाएगा, और यहाँ पे z आ जाएगा। अच्छा भाई, अब देखते हैं Z and Y, Z and Y and 9. 7 and 9 would be the opposites. ये नहीं हो सकता, 7 और 9 opposite होंगे। अच्छा, Z and Y and 9 हो सकता है क्या? Z and 9 are opposites. Z and 9 are opposites, is it? नहीं नहीं नहीं, Z and 9 would be not opposites. They would be at same place. नहीं, ये हो सकता है शायद, वेट वेट वेट, देखते हैं फिर भी। 7 और 9 टुगेदर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। Z का ऑपोजिट क्या है? Z का ऑपोजिट, X का ऑपोजिट क्या है? 8 और Z, X Y Z, Y, Y का ऑपोजिट 8 है। ये नहीं हो सकता, देखो, क्योंकि X Y Z वो 4 दीवारें बनाता है, 4 दीवारें, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये हो जाएगा। 9 एक साइड है, 9 इस साइड है, Z ऊपर है, Y उस तरफ है, हाँ हो जाएगा, दिस इज पॉसिबल। फिर आता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में तुम्हें चील की नजरें चाहिए भाई, चील की नजरें। अब देखना, समझना, ये वाला फिगर तुम्हें कहाँ दिख रहा है? कुछ बहुत ज्यादा इजी होंगे। ये ऐसे करके ऐसे नहीं बन रहा, ये ऐसे करके, ये दिख रहा है तुम्हें? ये स्टिल ये एंगल डेवलप नहीं हो पा रहा। यहाँ पे अगर ये देखेंगे, क्या यहाँ पे वो एंगल डेवलप हो रहा है? एक मिनट, हमने और बिगाड़ दिया इस पे। अरे 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 अरे, स्टिल इसकी ये लंबी डंडी तो यहीं पे बन पाएगी। अगर ऐसे देखेंगे, ये लंबी डंडी तो यहीं बन पाएगी, तो यही होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये टी शेप स्ट्रक्चर तुम्हें कहाँ दिख रहा है? क्या ये टी शेप स्ट्रक्चर तुम्हें तुरंत से दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये लेकिन ये तो उल्टा हो गया, है ना, ये तो उल्टा हो गया हमारा। क्या तुम्हें यहाँ पे ये टी शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? ये योर इट इज, दिस इज द आंसर, है ना। अच्छा, अब दिस दिस, लेकिन ऐसे नहीं आ रहा, दिस 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 इज द आंसर। चील की नजर चाहिए बस। ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है? देयर शुड बी अ डिप आल्सो, ये वाली डिप है, ये डिप 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 डिप, दिस इज द स्ट्रक्चर, 2 शुड बी द आंसर, है ना। यस, ओके। अब ये टी शर्ट है, टी शर्ट करके ऐसे, टी शर्ट जो मेरी बहन ने बनाया है उल्टा सीधा कटिंग के साथ, दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू टेल हर व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व दीज एम्बेडेड फिगर्स वाला क्वेश्चन। ये ऐसे 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 और ऐसे, फर्स्ट ही आंसर नहीं लग रहा है इसका? फर्स्ट ही लग रहा है ना। ओके, दिस डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा। क्या तुम्हें ये डायग्राम यहाँ दिख नहीं रहा? ये अगर मैं पेन से ड्रॉ करना चाहूँ, दिस इज द डायग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम, अरे 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 अरे, रह जा भाई, दिस इज द डायग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक। देन दिस वन, एक अजीब सी चिड़िया, अजीब सी चिड़िया कहाँ दिख रही है? एक लंबा डंडा होना चाहिए पहले तो, लंबा डंडा, लंबा डंडा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। सेकेंड वन,
है ना, पहले दूर से देखा करो फिर कंफर्म कर लिया करो, है ना। ओके, एक साइड का डंबल निकल गया है हमारा, एक साइड का डंबल निकल गया है। चुकू चुकू चुकू, लेकिन चुकू नहीं बन रहा है। चुकू 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 चुकू, इसका आंसर ये मैं बता देती हूँ, तुम इसको देख लेना। मग्गा बन रहा है हमारा मग्गा। क्या हमारा मग्गा कहाँ बन रहा है? दिस मग्गा इज, this mugga is this is this mugga. Can you see this? This is the mugga. Okay. अब हमारी साइड वाली लाइन, क्या ये लाइन मुझे ही दिख रही है एट फर्स्ट गो? ये वाली लाइन, ठीक है। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन है, दिस इज द सेम क्वेश्चन। ये हमारा उल्टा वाई, थोड़ा सा येन जैसा दिखने वाला उल्टा वाई होगा पहले तो, उल्टा वाई एंड दिस 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 दिस, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। क्या तुम्हारा आंसर ये नहीं आ रहा? आ रहा है ना, ठीक है। ये वाला देखते हैं, ऐसे आधा अधूरा सा ट्राइंगल बना है, देयर शुड बी अ वर्टिकल कंपोनेंट एज वेल। तो ये फोर्थ, बाकी तुम्हारे होमवर्क में तुम्हें करना है, ठीक है। ये सारा मैंने तुम्हें दे रखा है, दिस द होमवर्क ओनली, तो तुम इसको कर सकते हो। चलो ठीक है, ये सारा होमवर्क में होगा। नाउ दिस इज द मिरर इमेज। अब मिरर इमेज, मिरर इमेज में क्या होता है, यहाँ पे भी हमारी फिजिक्स बीच में आएगी। फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में है तुम्हारा लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन होता है जब तुम्हारी मिरर इमेज फॉर्म होती है। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट। तो उसी हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे तुम्हारा मिरर लगा है, तो ये सेम एग्जैक्ट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, लेकिन एरो इस साइड रुकना चाहिए। द ओनली ऑप्शन इज दिस, है ना, द ओनली ऑप्शन इज योर दिस। समझ आई बात? चलो ठीक है, इसने यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो इसका इमेज कैसा बनना चाहिए? इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा नहीं बनना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा बनना चाहिए, ओम टाइप्स। ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये तीनों थोड़े से फेयर स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं। अच्छा, इसके इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? इनमें ये डिफरेंस है, इसमें ये छोटा है, देखो ये हद से बाहर छोटा है, ये नहीं हो सकता। ये दोनों में ऐसी सिमिलैरिटी नहीं है। ये दोनों बहुत क्लोज है, ये थोड़े सेपरेटेड है, लेकिन सेपरेटेड वाला आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर 2 होना चाहिए। क्या तुम्हारा आंसर 2 आ रहा है? मेरा आंसर 2 आ रहा है। ओके, ये कप का मिरर इमेज नीचे के साइड क्या हो जाएगा? कप उल्टा हो जाएगा, लेकिन इसका ये वाला पोर्शन इसी साइड रहेगा, ये वाला पोर्शन इसी साइड रहेगा। सी शुड बी द आंसर। इसमें मिरर इमेज, इसमें मिरर ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो नीचे की वैली है वो अपवर्ड दिखाई देगी, अपवर्ड दिखाई देगी, बट ऐसी तो नहीं दिखाई देनी चाहिए। बी वुड लाइक वुड लुक लाइक बी ओनली, बी वुड लुक लाइक बी ओनली, है ना। नीचे की साइड ये नहीं होना चाहिए यार, ये तो एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए, ऊपर के साइड हो रहा है तो, है ना। अच्छा, फिर इसको तुम ऊपर कर दो, सी और भी हो सकता है। ऊपर की साइड करोगे तो ये तो नहीं होगा, दिस वुड बी द आंसर। समझ रहे हो बात को? इसको करके देखते हैं। मछली की आंख, यहाँ पे मिरर लगाया है, तो सबसे पहले इन दिस डायरेक्शन, और नाइफ का डायरेक्शन क्या होगा? नाइफ का डायरेक्शन ये नहीं होगा, है ना, नाइफ का डायरेक्शन ये नहीं होगा, यही डायरेक्शन होगा। मछली का डायरेक्शन वुड बी टुवर्ड्स दिस साइड एंड नॉट दिस साइड, दिस वुड बी द आंसर, है ना। तो बस कोई ऐसा नहीं है, अप्रोच एक बार समझ जाओगे, क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने लगोगे, और अपने दिमाग को कि घोड़ों को पकड़ के रखना सीख जाओगे ना एग्जाम के टाइम पे। अभी तो यू विल डू इट, बट एग्जाम के टाइम पे जो घोड़े तुम्हारे दौड़ते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? ये उल्टा करके टी 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 टी, ये तो नहीं होगा, है ना। इन तीनों में से एल का उल्टा क्या हो जाएगा? एल का ये उल्टा वुड बी दिस वन, दिस शुड बी द वन, यस। पी क्यू आर का उल्टा क्या हो जाएगा? पी का उल्टा वुड बी नॉट दिस ऑफ कोर्स, नो। अच्छा नहीं 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 नहीं, इस तरफ कर रहे हैं, इस तरफ कर रहे हैं, तो पी तो सॉरी सॉरी, मैंने नीचे के साइड सोचा था। इस साइड कर रहे हो तो सबसे पहले आर वाला पोर्शन ही आएगा, उल्टा नहीं हो जाए, ऐसे उल्टा थोड़ा ना हो जाएगा, ये नहीं होगा। आर क्यू, इन दोनों में क्या फर्क है? पी शुड बी दिस साइड, यही आंसर होगा। अरे यार, यही आंसर होगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी के तुम खुद करोगे। इसको तुम नीचे के साइड करोगे तो सबसे पहला शेडेड पोर्शन ऊपर आ जाना चाहिए, सिंगल ऑप्शन है ये, दिस वुड बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये तुम एज अ होमवर्क असाइनमेंट भी वीडियो को पॉज करके अभी क्वेश्चन सॉल्व कर देना साथ साथ में ही।
ठीक है। देन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इसमें भी तुम्हारी तगड़ी इमेजिनेशन, ये कुछ नहीं है, ये दिमाग में किस तरीके से शांति आनी, शांति रहेगी, तुम सोच पा रहे हो, इसी का टेस्ट है, नथिंग एल्स। अच्छा, एक सेकेंड ना, लेट मी ओपन अप विद आंसर्स आल्सो, ताकि कुछ गलत हो तो तुरंत से पता चल जाए। इस पेपर को तुम पहले ऐसे फोल्ड करोगे, फिर और फोल्ड करोगे, फिर और फोल्ड करोगे, और यहाँ पे अगर शेड कर दोगे तो क्या होगा, पूरा सर्कल ही बन जाएगा ना तुम्हारा, खोल के देखो पूरा सर्कल ही बन जाएगा। ठीक है, अब पीस ऑफ पेपर है तुम्हारा पूरा, उसको तुम फोल्ड कर करके इस तरीके से काटोगे तो क्या होगा, पहले ओपन अप करके देखो। ओपन अप करके देखो मतलब ये अगर आधा खुला होगा, आधा खुला होगा तो कैसा होगा, मिरर इमेज बनाएगा। मिरर इमेज मतलब ये एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, उसका ऑपोजिट तुम खोलोगे, बड़ा सर्कल यहाँ, छोटा सर्कल यहाँ, और एक ये वाला डायग्राम हो जाएगा। इसको तुम फर्दर ऐसे खोलोगे तो ऊपर ये मिरर इमेजेस का बाप क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग। मिरर, डबल मिरर इमेजेस इसमें यूज होंगे, है ना। तो जो तुम इसको ऐसा खोलोगे, ऐसा खोलोगे तो ऊपर वाला इमेज ऐसा जाएगा, तो दिस विल ओपन अप लाइक दिस। नीचे से काटा है ना, अरे यार नीचे से काटा है, तो दिस विल गो लाइक दिस, है ना। ये दिस विल गो लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा ये कटेगा, है ना, इस तरीके से तुम्हारा ये कटेगा। यहाँ पे डॉट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसी के साथ यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। कटिंग ऐसे होगी, ऐसे होगी और ऐसे होगी। व्हाट इज द ऑप्शन हियर, द न्योर ऑप्शन, चारों एक साथ इकट्ठे तुम्हें यहाँ पे ही दिखाई दे रहे हैं। तो दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा, अब इसको देखो, पहले हमने पेपर को ऐसे फोल्ड करा, ऐसे फोल्ड करने के बाद जैसे फोल्ड करा, ये नहीं, क्यों नहीं, वी विल डू इट। अच्छा, अगर हमें समझ नहीं आ रहा, विल टेक दिस थिंग अप, है ना। इसको ये थोड़ा स्क्वायर कर देते हैं पहले इसको, ताकि थोड़ा समझ आए, है ना। देखो ये ऐसा है, इसको पहले ऐसे पहले लेट मी मेक इट प्रॉपर स्क्वायर, लेट मी मेक इट प्रॉपर स्क्वायर फर्स्ट। दिस इज योर प्रॉपर स्क्वायर, है ना। इसको तुमने ऐसे पहले फोल्ड करा, नाउ दे आर टेलिंग यू कि तुम ऐसे फोल्ड करो, ये स्क्वायर बन जाए। कैसे कर रहे हो भाई, ए एंड दिस, दिस वेट, इट्स मीन्स टू बी दिस इक्वल, दिस इक्वल, यस, तब तुम्हारा स्क्वायर बनेगा। और फिर तुम उसको दोबारा से ऐसे फोल्ड कर रही हो, है ना, दोबारा से ऐसे फोल्ड कर रही हो, और एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, इस तरीके से बना रही हो। तो जब तुम इसको खोलोगे दोबारा से, है ना, देन आई हैव अ पेन प्लीज, वेट, अब मुझे पेन नहीं मिलेगी, नहीं मिली। अब तुम ये जो स्ट्रक्चर बनाया है तुमने, अब तुम यहाँ पे, ये स्क्वायर था ना, वेट वेट वेट, इसको अकॉर्डिंगली ही फोल्ड करते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। स्टेप नंबर 1 दिस फोल्ड, स्टेप नंबर 2 दिस फोल्ड, स्टेप नंबर 3 इज दिस फोल्ड। नाउ अब ये जो बना है, अब हम उसमें ये जो बना है उसमें एक ये डॉट मारेंगे। अरे बांधनी वर्कर्स आर वेरी स्किल्ड इन दिस, उनको ये इमेजिनेशन, दे कैन रॉक इन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, यू नो। यस, बन गया, यस। अब अगर इसे हम खोलेंगे, क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्या बन गया तुम्हारा, ये सी circular structure. If you are able to see this is a circular structure we have formed. Circular structure कहाँ बना हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है, circular structure if it is near to this or near to this will be formed, this would be formed। ऐसे अगर पेपर में टाइम बचता है तो you can attempt something like this, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन की सॉल्व होंगे। अच्छा, इसको हमें फोल्ड करना है, इस क्वेश्चन में हमें फोल्ड करना है। अच्छा, फोल्ड करके इतने तक लाना है। अब सोचो अगर इसको डबल ऐसे फोल्ड करोगे तो क्या बनेगा, सेमी सर्कल एंड दिस बनेगा। ठीक है, इसको और फर्दर फोल्ड करोगे तो क्या बनेगा,
फर्दर फोल्ड करने पे ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, है ना। ये कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये कहाँ दिख रहा है तुम्हें, सेमी सर्कुलर एंड द स्ट्रक्चर, आई गेस फर्स्ट शुड बी द आंसर, फर्स्ट शुड बी द आंसर, है ना। इसको तुमने कैसे, ये कैसे करोगे सॉल्व, इसमें तुमने बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर देना है, ट्राइंगल बना देना है। तो पहले डबल फोल्ड करोगे तो यू विल गेट द स्ट्रक्चर, है ना, डबल फोल्ड। फिर ऐसे और फोल्ड करोगे तो यू विल गेट द स्ट्रक्चर, ठीक है। और भी ज्यादा ऐसे ट्राइंगल बनाने जाओगे तो यू विल गेट अ सिंगल डॉट, यू विल गेट अ सिंगल डॉट, ठीक है। गेट अ सिंगल डॉट ऑन द कॉर्नर, ऑन द कॉर्नर, ऑन द कॉर्नर, ऑन द कॉर्नर, ठीक है। बस ये चीज हमें करनी थी। इसको फोल्ड करोगे तो क्या होगा सोचो, इसको फोल्ड करोगे, वी हैव डिफरेंट एंगल्स। अच्छा, ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। और एक फोल्ड मारा तो 1 2 3, 3 पे ऐसे फोल्ड मारा 1 2, एक सेकेंड ना, ये ऐसे फोल्ड अगर हम मारते हैं इसको, 4 इस तरफ आएंगे, 4 इस तरफ आएंगे, फिर एक और फोल्ड मारेंगे तो दो दो हो जाएंगे, पर 90 डिग्रीज में देयर शुड बी 2, 90 डिग्रीज में देयर शुड बी 2, और भी ज्यादा एक फोल्ड मारेंगे तो 3 शुड बी द आंसर, है ना। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो पाएगा। ओके, among the four answer figures which one can be formed from cutout pieces given below, cutout pieces में से क्या बनेगा। अच्छा, इसमें से तो ये देखो सेमी सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक सेमी सर्कल बनेगा और ये सर्कल के ऊपर फिट होने वाला इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, क्या इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, क्या बन सकता है इसमें से। हाँ, बिल्कुल, फर्स्ट वाला ही मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, है ना, बीच में डंडी नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट वन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इस तरीके से इसमें भी तोड़ जोड़ के हमें बनाना रहेगा, है ना, द सेम थिंग। अब बात करते हैं फिगर सीरीज एंड ऑड वन आउट की, फिगर सीरीज एंड ऑड वन आउट। अच्छा, अब समझना, नोटिस द पैटर्न हियर, नोटिस द पैटर्न हियर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दिस इज लॉजिकल क्वेश्चन, यहाँ पे हम मिलके सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, तो इसमें क्या जाएंगे, देखो पहले ये वाला जो डॉट है, एरो है, वो यहाँ चला गया, तो अब नेक्स्ट में ये कैसे जाना चाहिए, नेक्स्ट में ये कैसे जाना चाहिए, इफ दिस इज क्लॉकवाइज दिस शुड ऑल्सो गो क्लॉकवाइज, है ना, दिस शुड ऑल्सो गो क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे करके थोड़ा सा चेंज ला रहा है, तो ये थोड़ा सा चेंज यहाँ लाएगा, ये थोड़ा सा चेंज यहाँ लाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दिस वुड बी द आंसर, दिस वुड बी द आंसर। ये एरो पीछे आ जाएगा, ये एरो नीचे आ जाएगा, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। एक से दो हो रहे हैं, ठीक है, एक से दो हो रहे हैं, ये तीन हो गए, तीन हो गए मतलब, और यहाँ पे दो हो गए, इसका मतलब क्या, द नेक्स्ट वन वुड बी, यहाँ पे देखो एक बार ही, एक बार में ही चेंज आया है, एक बार में चेंज आया मतलब अब ये जो ये स्ट्रक्चर था ना, ये बढ़ के 3 और 2, एक बार में एक ही चेंज आना चाहिए, या तो यहाँ पे 3 और 1 होने चाहिए, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या तो 2 और 2 का कॉम्बिनेशन वुड ऑल्सो वर्क, ठीक। एक बार में दो डंडियां यूज करेंगे, चार डंडियां यूज नहीं करेंगे। अच्छा, व्हाट इज अ बिग थिंग हियर, यहाँ पे एरो, 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 यहाँ पे व्हाट इज द हैक, हैक इज हेक्सागन, हेक्सागन, हेक्सागन। देखो एक बार में हेक्सागन आउट है, ये इन है, आउट है, इन है, इसमें आउट में होना चाहिए हेक्सागन, सब में आउट है, ओके, वी कैन नॉट एलिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। पोजीशन वाइज देखते हैं, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ होना चाहिए, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब तीन में से एक आंसर हो सकता है एरो की पोजीशंस पे, एरो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो एक बार बीच में आना चाहिए, बीच में मतलब 3 आंसर आ रहा है, मेरा तो आंसर 3 नहीं, नहीं नहीं, बीच में ये और ये दोनों है ना, अब एक में खड़ा है, एक में उल्टा है, एक में उल्टा है, एक में उल्टा है, तो नाउ इट शुड बी इलेक्ट वन, मेरा आंसर 4 आ रहा है ना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एच 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 एच, ऐसे 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 और ऐसे रह रहा है वो, ऐसे। अरे ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं होगा, करेंगे देखो। इस क्वेश्चन मार्क को देखो, 2 बार यहाँ आया फिर यहाँ आया, दैट मीन्स अब ये 2 बार यहाँ आया है तो नेक्स्ट में यहीं आना चाहिए। नेक्स्ट में वी हैव 2 ऑप्शंस, 2 गॉट एलिमिनेटेड। अब इसमें देखो सेंटर इज फिक्स्ड, सेंटर में तो उल्टा वाला क्वेश्चन मार्क ही आएगा, है ना। अब बात है इज इक्वल्स टू यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, 2 बार यहाँ आया। सी ये चीज एच के साथ हो रही है, एच एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, दैट इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू। अब इज इक्वल्स टू कहाँ आना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ये नहीं बैठ रहा है, छोड़ो। ये बीच में है अभी, दैट वेंट यहाँ, दैट वेंट यहाँ एंड देन यहाँ। वेट क्या, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, ये आंसर है। जहां पे भी तुम्हें लगता है कि कोई एरर लग रहा है तो उसे कमेंट्स में लिखना, ठीक है, ताकि हम सारी रीजनिंग एक साथ इवॉल्व कर सकें। एब्सोल्यूट आंसर्स नहीं होंगे ऑफ कोर्स यहाँ पे। ये देखो स्क्वायर यहाँ है फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, दैट मीन्स एक बार यहाँ आ रहा है, 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 यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, नेक्स्ट कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। वी हैव दिस ऑप्शन, दिस गॉट एलिमिनेटेड, वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर दैट। तीनों में ये जो सर्कल है दैट इज कॉमन, ट्राइंगल इसमें उल्टा हो गया है, उल्टा नहीं होना चाहिए, दिस गॉट एलिमिनेटेड। अब प्लस और माइनस में माइनस शुड नॉट बी देयर, दिस वुड बी द आंसर, द थर्ड वन, है ना। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेटल्स को 5 पेटल्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 8 है, 8 वुड बी कन्वर्टेड इनटू 5, 4 है ये, 6 है ये, 1 2 3 4 5, ये आंसर होगा क्योंकि ये भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस इसमें तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो। ठीक, स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई, तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, स्क्वायर वाई, ये नहीं होना चाहिए, वाई से क्यों स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डंडी क्यों अधूरी है, दिस इज द गुड वन, स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। ठीक है, दिस इज योर नॉन वर्बल एनालॉगी भी कह सकते हो तुम, है ना। ठीक है, माइनस यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, अब देखो स्क्वायर में है ना, वी कैन मेक दीज पॉइंट्स, दीज आर दी पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पोजीशन है फिर एक को मिस करके दूसरी पोजीशन पे आएगा, फिर अब सीरीज देखो, अब ये यहाँ आएगा फिर इसको स्किप करके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा फिर इसको स्किप करके यहाँ जाएगा, तो एक बार स्किप करना है, एक बार नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, स्किप नेक्स्ट, स्किप नेक्स्ट होना चाहिए, नेक्स्ट मतलब दिस शुड बी द आंसर, एक ही ऑप्शन है सी। सारे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, वो एक हैक होगा जो तुम्हारी नजरों में आ जाना चाहिए। पेंटागन पेंटागन 2 2, जो लेफ्ट साइड है ना वो नेक्स्ट सेंटर में आ रहा है, देखो ये रोम्बस है फिर रोम्बस आ रहा है, 1 है तो 1 सेंटर में आना चाहिए, 1 सेंटर में कहाँ है, दिस इज द ऑप्शन, दिस इज हाउ यू कैच द हैक, है ना। अब इसमें क्या करना है, ऑड वन आउट। ये क्वेश्चंस मैंने ज्यादा इसलिए दे रखे हैं क्योंकि तुम बैठ के एक बार सॉल्व कर पाओ। हम जैसे इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इस क्वेश्चन को एरो हॉलो डॉट, भरे भरे हुए डॉट, भरे हुए डॉट, हॉलो डॉट। अच्छा, कैन यू सी दिस कि हॉलो जो डार्क डॉट है और एरो है वो हर किसी में एक ही डायरेक्शन में है एक्सेप्ट दिस, इसी में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें देखो द एरोज आर गोइंग इन अ सिमिलर डायरेक्शन, दे आर गोइंग इन अ सिमिलर डायरेक्शन, बट इसमें इट इज ऑन कन्फ्लिक्टिंग डायरेक्शन, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा हमारा। अब इसमें क्या करना है, इट इज नोन एज नॉन वर्बल एनालॉगी, नॉन वर्बल एनालॉगी इसको तुम कह सकते हो। क्या करना था इसमें कि इसमें ये शेप देखो, स्क्वायर बाहर है सर्कल अंदर है, और इसके रिस्पॉन्स में सर्कल बाहर चला गया स्क्वायर अंदर चला गया एंड लाइंस आ गई, तो इसमें व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स, सर्कल शुड गो बाहर, ट्राइंगल शुड कम इनसाइड, तो ये तो होगा ही नहीं, सर्कल वाला ऑप्शन होना चाहिए, और इसमें उल्टा क्यों हो गया, उल्टा शुड नॉट बी देयर, सीधा शुड बी देयर। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखो कैसे होगा, इसमें क्या हो रहा है, ये पहले डार्क था, ये ऐसे हॉलो हो जाएगा, तो ये अभी हॉलो है फिर डार्क हो जाएगा, ये डार्क नहीं है, सबसे पहले एलिमिनेट करो, ऑफलोड करो चीजों को, ठीक है, ऑफलोड करो। यहाँ पे सब इनवर्ड्स हैं तो आउटवर्ड हो गया, तो यहाँ पे आउटवर्ड है तो अब इनवर्ड हो जाना चाहिए, अब इनवर्ड हो जाना चाहिए, ये एक आउटवर्ड हो गया, ये गलत हो गया, ये सारे इनवर्ड है, ये सारे इनवर्ड है, ठीक है, ये सारे इनवर्ड है। अब एरोज की डायरेक्शन को अगर तुम देखो तो ये
हर किसी का मिरर इमेज है, सिर्फ इसको फोकस करो। ये वाला जो हमें एरो मिला है, दैट इज द मिरर इमेज ऑफ दैट। इस वाले एरो को कॉन्सेंट्रेट करो, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दैट। तो इसका भी मिरर इमेज मिलेगा हमें। इसका मिरर इमेज क्या है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इनसाइड एंड दिस इज द वन। ये तो आउटसाइड जा रहा है, तो इसको हमें पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए था। दिस वुड बी आवर आंसर। इसमें देखो कौन सा हैक लग रहा है, दिस गॉट ट्विस्टेड बाय 90 डिग्रीज, दिस गॉट ट्विस्टेड बाय 90 डिग्रीज। तो ये भी अगर 90 डिग्रीज ट्विस्ट हो जाएगा तो ट्राइंगल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, डॉट यहाँ हो जाएगा एंड बी शुड बी द आंसर। समझ आ रहा है? बस ये है तुम्हारा डायग्राम वाला रीजनिंग। ये है तुम्हारा, जस्ट अ मिनट, या ये है तुम्हारा डायग्राम वाला रीजनिंग। ऐसे और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके रखोगे ना, और करते करते गलतियां लिखा करो अपनी। गलतियां लिखने से वो रिपीट नहीं होगी, समझ रहे हो? बस बाकी रीजनिंग इज द इजी टॉपिक। याद क्या रखना है कि दिमाग शांत होना चाहिए, तो यू विल बी एबल टू गेट इट। अब एक और वीडियो आएगी रीजनिंग की, जिसमें हम और भी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये 2 रीजनिंग की वीडियो विल बी योर स्कोर बूस्टर फॉर योर एफकेट एग्जाम। कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल देना चाहती हूँ मैं। आई डोंट वांट कि रोज रोज वीडियो डालूं। मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तुम्हारे पास ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है अभी। जितना पढ़ो मेक श्योर वहां से क्वेश्चन आए, तो यू शुड नॉट बी एबल टू डू दैट। बाकी और किसी चीज पे वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।